Guys, welcome back. My name is C. Shantanu Bhandari, and today we are discussing a particular chapter called as chapter number 5, which is the Competition Act. And this is the part number 12. I think 11 parts आप इससे पहले देख चुके होंगे, and ये जो part number 12 है ये अब हम start कर रहे हैं. So needless to say, this topic or this particular subject is multidisciplinary case studies, और इसके साथ साथ ये भी बता दूं जो आपको पता भी होगा, ये ग्रुप 3 का पेपर है, सेकंड पेपर है ग्रुप 3 के अंदर. अगर टोटलिटी में देखा जाए, जो लोग 9 पेपर्स दे रहे हैं या सोच रहे हैं इसके बारे में, बहुत अच्छा विचार है. और अगर 9 पेपर्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, सो दिस इज पेपर नंबर 8. सो इससे पहले के जो 11 पार्ट्स हैं, सारे के सारे पार्ट्स में हमने काफ़ी डिटेल में बात करी है टू द एक्सटेंट पॉसिबल कॉम्पिटिशन एक्ट के बारे में, और किस तरीके से सेक्शन 3 एंड 4. सेक्शन 3 एंड 4 क्या है भाई? सेक्शन 3 टॉक्स अबाउट एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, so anti-competitive, and section 4 talks about the abuse of dominance. तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग नज़रिए से इन सारे सेक्शंस को हमने देखा है अलग अलग केसेस में. और एक और ऐसा ही केस हमारे सामने है. यहाँ पे द डिफरेंट थिंग इज कि दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया, फिर उसको कॉम्पैक्ट विच इज एपलेट ट्राइब्यूनल जो है कॉम्पिटिशन का, वहाँ पे अपील उसकी फाइल करी गई, और वहां पे जब बात नहीं बनी तो सुप्रीम कोर्ट जाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिसीजन दिया. सो दिस इज बिटवीन मेसर्स बी हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर्स वर्सेस कॉम्पिटेंट कमीशन ऑफ इंडिया एंड अनदर्स. सो और लोग भी हैं यहाँ पे, एंड दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय ऑनरेबल जज A.K. Sikri एंड अशोक भूषण, हैज बीन डिसाइडेड इन द ईयर 2018 इन May. बात जहां तक करी जा रही है इस केस के बारे में, इससे पहले हम किसी भी तरीके से समरी पे भी आए. जो यहाँ पे लिखा है वो ये कि Section 53B, appeal to the tribunal against the order of CCI. Conditional stay granted. Petitioner could not make the deposit. Main appeal dismissed on this ground, whether correct, held as no. तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इन डिटेल, तो हमें सबसे पहले सेक्शन 53B को समझना होगा, जो कि कॉम्पिटिशन एक्ट के बेसिस पे बात करी जा रही है. सेक्शन है सेक्शन 53B, ये और कुछ नहीं कहता, दैट टॉक्स अबाउट द अपील. सो अगर आप कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया जो डिसीजन उसने पास किया है, द ऑनरेबल कमीशन, उसने आप जो डिसीजन पास किया है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट डिसीजन, आप डेफिनेटली अपील फाइल कर सकते हैं, और उसी के लिए सेक्शन 53B जो है वो एक मैकेनिज्म तैयार करता है. मैंने से इतना डिटेल तो यहाँ पे नहीं है, बट अगर आप इस सेक्शन को देखें, सो यू रियलाइज द फैक्ट कि यहाँ पे 60 डेज की बात करी गई है, कि जिस दिन भी आपको पता चलता है कि ऑर्डर पास हुआ है, उसकी कॉपी मिलती है, 60 दिन के अंदर आप ट्राइब्यूनल आ सकते हैं, डेफिनेटली एपलेट ट्राइब्यूनल में उस चीज के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. अब यहाँ पे हुआ क्या है, जो एक्चुअली जो इशू था, किसी आप देखिए किसी सेक्शन को यहाँ पे कोर्ट ने किया गया कि सेक्शन 3 है या 4 है, बट यहाँ पे क्योंकि कंपटीशन से हट के थोड़ी सी बात हो रही है, इसलिए इवन सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे इवन पिक्चर में आया भी है. तो यहाँ पे ये हुआ कि जो हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर्स है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके अगेंस्ट, और भी कुछ पार्टनर्स थे, हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर्स थे अलॉन्ग विद द फ्यू अदर पार्टनर्स, जिनके अगेंस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने केस डिसाइड किया था. और अगर स्पेसिफिकली हिम्मतलाल की बात करी जाए, तो इन पे अराउंड 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी, जो नीचे मेंशन भी है. यहाँ पे पेनल्टी 3 करोड़ की लगाई गई है. अब इनको लगता है कि ये बात सही नहीं है, तो हिम्मतलाल को, तो ये एपलेट ट्राइब्यूनल चले जाते हैं, और एपलेट ट्राइब्यूनल में ये कहते हैं कि भाई जो ये पेनल्टी लगाई गई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, ये गलत है, तो इस पे हम अपील फाइल करना चाहते हैं. और जब तक ये अपील हम यहाँ पे फाइल कर रहे हैं, और जो एपलेट ट्राइब्यूनल जब तक वो डिसीजन नहीं दे देता, हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर्स का कहना है कि तब तक जब तक एपलेट ट्राइब्यूनल डिसीजन नहीं देता, तब तक स्टे ऑर्डर्स लगा दिया जाए, और जो भी हमें पेनल्टी देनी है वो रोक दी जाए. तो जो एपलेट ट्राइब्यूनल है वो इनकी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, हम आपको ये मौका देंगे, बट हम सिर्फ और सिर्फ ये मौका तभी देंगे जब हिम्मतलाल पार्टनर्स जो हैं, जो पेनल्टी 3 करोड़ की लगाई जा रही है, उसका 10% एपलेट ट्राइब्यूनल के साथ जमा कराएंगे. अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हिम्मतलाल अग्रवाल पार्टनर्स हैं, सिंपल वर्ड्स में मैं इनको इन्फॉर्मेंट भी कह सकता हूँ यहाँ पे, सो इन्होंने जो 10% पेनल्टी डिपॉजिट करने की बात एपलेट ट्राइब्यूनल ने इनसे कही थी, ये फॉर एनी रीजन वो पैसे नहीं जमा कर पाए, तो जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो एपलेट ट्राइब्यूनल है सेक्शन 53B के हिसाब से, उन्होंने हिम्मतलाल पार्टनर्स जो हैं अग्रवाल पार्टनर्स, उनकी एप्लीकेशन को सेट असाइड कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया. एप्लीकेशन जो अपील थी वो सुनने से मना कर दिया, सेट असाइड कर दिया. तो इसी को लेके वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो उनका ये सबसे पहले कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कि किसी भी तरीके से जो एपलेट ट्राइब्यूनल है, हमने उससे दो बातें कही थी. एक तो ये कि हम अपील फाइल करना चाहते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन के खिलाफ एपलेट ट्राइब्यूनल में. पहली बात
हिम्मत लाल वालों ने ये कही थी। दूसरा उन्होंने कहा था कि जब तक जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है वो अपना डिसीजन नहीं दे देता तब तक जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है उस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया जाए। दो बात उन्होंने करी थी, जिसके जवाब में एपेलेट ट्राइब्यूनल ने कहा कि हम ये सब बातें सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी अपील सुनने के लिए तैयार हैं, प्रोवाइडेड, एपेलेट ट्राइब्यूनल का कहना है प्रोवाइडेड कि हिम्मत लाल जो है 10% जो अमाउंट है पेनल्टी का वो जमा करे। तो हिम्मत लाल का यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहना है कि देखिए हमने वो पेनल्टी नहीं जमा करी तो बहुत ज्यादा क्या हो सकता था कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है वो सिर्फ और सिर्फ जो हमने स्टे ऑर्डर की बात कही थी उसको लगाने से मना कर सकता था। और ये एपेलेट ट्राइब्यूनल ने तो किया ही है कि उसने स्टे ऑर्डर लगाने से मना कर दिया, साथ साथ एपेलेट ट्राइब्यूनल ने हमारी अपील को सुनने से भी मना कर दिया। तो आप जानते हैं कि मैं इसको ऐसे भी समझाऊं, हम अभी नीचे जाएंगे, विल गेट टू नो इन डिटेल। पर अगर मैं जनरल तौर पे बात करूं तो आई थिंक आपको पता है कि मान लीजिए हमें कंज्यूमर कोर्ट्स की तरफ से, अगर मैं बात वैसे समझाऊं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ से या डीआरटी की आप बात ले लीजिए, तो वहां पे एक प्रोसीजर रिक्वायरमेंट बनाई हुई है कि अगर आपको डीआरटी जाना है तो आपको पहले इतने पैसे जमा करने होंगे, एपेलेट ट्राइब्यूनल जाना है तो पहले इतने पैसे जमा करने होंगे, कहीं 75 कहीं 50%, ऐसे हमने और बहुत सारे केसेस इससे पहले पढ़े। तो जहां पे ऐसा कोई मैकेनिज्म है वहां तो पार्टीज को पैसे जमा करने हैं, तभी उनकी अपील सुनी जा सकती है। बट कंपटीशन कमीशन जो है या कंपटीशन एक्ट अपने आप में 2002 में, उसके अंदर ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा गया कि एपेलेट ट्राइब्यूनल जो है अगर आप उसके सामने अपील फाइल कर रहे हैं तो आपको 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ द पेनल्टी जो कंपटीशन कमीशन ने डिटरमाइन किया वो आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पे हिम्मत लाल वालों का यही कहना है कि जब एक्ट ने ऐसा कुछ नहीं कह रखा तो किसी भी तरीके से जो कंपटीशन कमीशन है वो ये नहीं कर सकता कि हमारी अपील सुनने से मना कर दे। बहुत ज्यादा कंपटीशन कमीशन जब हमने 10% नहीं जमा कराया तो जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, वो ये कर सकता था सिर्फ कि स्टे ऑर्डर्स लगाने से मना कर देता जो हिम्मत लाल वालों ने रिक्वेस्ट करी थी। बट हिम्मत लाल वालों ने जो अपील फाइल करी थी उसको इस बेसिस पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उन्होंने 10% जो उनसे मांगा था, किसने, जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है, जो एपेलेट ट्राइब्यूनल ने 10% ऑफ द पेनल्टी हिम्मत लाल वालों को कहा था डिपॉजिट कराने के लिए। अब हिम्मत लाल वाले अगर नहीं डिपॉजिट करा पाए हैं तो बहुत अगर कुछ एपेलेट ट्राइब्यूनल यहाँ पे कर सकता था तो हिम्मत लाल वालों की एक बात जो स्टे ऑर्डर्स की थी उसको रिजेक्ट कर सकता था, बट केस तो फिर भी एपेलेट ट्राइब्यूनल को सुनना ही सुनना था। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसी के लिए कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बात आई है। और आप यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, अब अगर ये लाइन पढ़े जो अभी मैंने कुछ देर पहले पढ़ी थी और जिसको अब मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ तो शायद अभी ज्यादा सेंस मेकआउट करेगी। अपील टू द ट्राइब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सीसीआई कंडीशनल से ग्रांटेड, पिटिशनर कुड नॉट मेक द डिपॉजिट। तो बात कुड नॉट मेक द डिपॉजिट यहाँ क्लियरली लिखा नहीं गया, बट 10% डिपॉजिट मांगा गया था। मेन अपील डिसमिस ऑन दिस ग्राउंड वेदर करेक्ट हेल्ड अस नो। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा जनरली क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। अब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो और बात हमें समझ आ सकती है। आइए देखते हैं कि क्या लिखा है। So the neat question of the law which arise for consideration in this appeal is to whether the order of the National Company Law Appellate Tribunal dismissing the main appeal itself of the appellant for non-compliance of the direction to deposit the amount as a condition for grant of stay is justified and legal। ये सबसे पहला एक क्वेश्चन जो उठता है जो सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना है कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है जिसको यहाँ पे एनसीएलटी कहा जा रहा है, जब उसके सामने अपील जा रही है और उसने 10% डिपॉजिट की बात कही है कि जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई है उसका 10% अगर आप डिपॉजिट करोगे, एनसीएलटी का कहना है, तो ही वो ये केस की सुनवाई करेगा। क्या ये बात जस्टिफाइड है? और अगर जो इंडिविजुअल है जिसपे पेनल्टी लगाई गई है अगर वो ये पैसे जमा नहीं कर पाता तो इसका मतलब क्या निकाला जाए? क्या एनसीएलटी उसकी एप्लीकेशन सुनेगा ही नहीं बिकॉज 10% जमा नहीं हो पा रहा है। A complaint was filed against the appellant firm before the CCI alleging that the appellant firm was involved in anti-competitive unfair trade practices with 9 others firms. The appellant filed its reply. The CCI, after considering the same, imposed penalties on the appellant as well as 9 other parties. जहां तक appellant का सवाल है 3 करोड़ रुपए की पेनल्टी उन पे अकेले लगाई गई। ये 9 और पार्टीज थी बट किसी और का, क्योंकि यहाँ कोई कॉन्टेक्स्ट मेंशन नहीं है तो डेफिनेटली उनके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है। जो हिम्मत लाल पार्टनर्स है उन पे 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। द एपेलेंट फाइल्ड द अपील अगेंस्ट द ऑर्डर बिफोर द एपेलेट ट्राइब्यूनल। तो सीसीआई जो है, अगर हम बात करें कंपटीशन के तौर पे, क्योंकि कंपटीशन कमीशन का ये केस है तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो उसका एपेलेट ट्राइब्यूनल है इन सब केसेस के लिए दैट इज एनसीएलटी अलॉन्ग विद द स्टे एप्लीकेशन। तो उन्होंने जो हिम्मत लाल पार्टनर्स है उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो डिसीजन था उसको कहाँ चैलेंज किया? एपेलेट ट्राइब्यूनल में। और एपेलेट ट्राइब्यूनल में पहला स्टेप जो था वो चैलेंज किया डिसीजन, और दूसरा क्या उन्होंने किया, वो ये कहा एनसीएलटी को कि जब तक ये जो सुनवाई है एनसीएलटी के सामने पूरी नहीं हो जाती
तब तक जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 करोड़ की हमारे ऊपर पेनल्टी लगाई है 3.61 करोड़ की, उस पे उसके एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा दिया जाए। तो ये लिखा था एप्लीकेंट फाइंड द अपील बिफोर द against the above order before NCLT along with the stay application. NCLT admit the appeal. NCLT granted the stay with the condition of 10% of the penalty should be deposited. तो 3 करोड़ की पेनल्टी मैंने ऊपर बताया भी था, 3 करोड़ की पेनल्टी है तो इसका 10% आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। The appellant could not fulfill the condition. NCLT dismissed the appeal for non-filing of the deposits. तो यहीं पे यही क्वेश्चन एक्चुअली उठ रहा है कि एनसीएलटी क्या मना कर सकता है। ठीक है, स्टे ऑर्डर के बारे में अगर बात है, स्टे ऑर्डर करने से एनसीएलटी जो है वो मना कर सकता है कि वो आपको स्टे ऑर्डर ग्रांट नहीं करेंगे। बट मेरली अगर हमने 10% नहीं जमा कराया तो क्या एनसीएलटी ये कह सकता है कि हम आपकी एप्लीकेशन भी नहीं सुनेंगे कि आपने, बिकॉज आपने 10% जमा नहीं कराया। ये क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने गया, वहां पे अपील अलाउड हो गई। A pure legal submission which is advanced by the counsel for the appellant is that even if the appellant could not comply with the order dated this, wide which conditional stay was granted directing the appellant to deposit 10% of the penalty, the maximum effect thereof was to vacate the stay granted, and the tribunal was not legally justified in dismissing the appeal itself. तो अगर ट्राइब्यूनल, appellate tribunal NCLT कुछ यहाँ पे कर सकता था जब उसके सामने एक केस आया, तो जो स्टे की बात करी जा रही थी, हिम्मत वाला जो कंपनी है, एपेलेंट है या जिसको आप इन्फॉर्मेंट कह सकते हैं, तो जो उसने स्टे की बात करी थी वो आप मानने से मना कर सकते थे। बट फिर भी जो अपील उसने फाइल करी है, अगर उसके सारे पेपर, सारे प्रोविजंस जो हैं वो ठीक है, तो एपेलेट ट्राइब्यूनल अपील सुनने के लिए मना यहाँ पे नहीं कर सकता था। द सबमिशन ऑफ द एपेलेंट कमांड्स एक्सेप्टेंस हैविंग ड्यू फोर्स इन द सब्सटेंशियल लॉ। इसका मतलब ये कि जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया कि एप्लीकेंट अपनी तरफ से किसी बात में गलत नहीं है, क्योंकि ये हम नीचे पढ़ेंगे भी, लिखा भी गया है कि अगर हम कंपटीशन एक्ट की तरफ से इस पर्सपेक्टिव को देखें, सो विल रियलाइज द फैक्ट कि कहीं भी एक्ट में ये मेंशन नहीं किया गया है कि अगर आप अपील फाइल करोगे तो जो भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने आप पे पेनल्टी लगाई है उसका 10% आपको पहले जमा करना है, तभी अपील सुनी जाएगी। और जब ऐसा कुछ नहीं है और मैं पैसे नहीं जमा कर पा रहा, तो ठीक है, जो मेरी एक डिमांड थी स्टे ऑर्डर की वो आप मुझे मत दीजिए, बट केस की सुनवाई तो फिर भी आपको करनी ही होगी। फ्रॉम द फैक्ट्स नरेटेड अबव, it is apparent that the order of CCI was challenged by filing appeal under section 53. Along with this appeal, the appellant has also filed application for the stay of the operation of the order of CCI during pendency of the appeal, जो मैं समझा चुका हूँ। Appeal was admitted in so far as the stay is concerned, which was granted subject to the condition that appellant deposit 10% of the amount of the penalty imposed by CCI. It needs to be understood in this context that the condition of the deposit was attached to the order of stay. तो जो कंडीशन लगाई जा रही है कि आप 10% जमा करिए तो हम इस पे स्टे जो है वो लगा देंगे, तो अगर मैंने 10% जमा नहीं किया तो क्या होगा, स्टे नहीं लगेगा, यही तो होगा। ये थोड़े होगा कि भाई आप पूरी एप्लीकेशन नहीं सुनी जाएगी। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी दैट द स्टे हैज सीज्ड टू ऑपरेट एज द कंडीशन फॉर स्टे इज नॉट फुलफिल्ड। However, non-compliance of the conditional order of the stay would have no effect as per the appeal is concerned. तो जहां तक मेन अपील की बात है, उस चीज का इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो फिर भी सुनी जा सकती है। The aforesaid provision thus confer a right upon the aggrieved party mentioned therein to prefer an appeal to the tribunal. The statutory provision does not impose any condition of pre-deposit. जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, DRT वगैरह में क्या है कि उसमें कहा जाता है, या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी अलग अलग तौर पे कहा जाता है कि अगर आपको अपील फाइल करनी है तो पहले इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, 50% ऑफ द अमाउंट जो है, या कुछ केसेस में पहले 75% भी था। जब तक आप ये जमा नहीं करेंगे तब तक अपील सुनी नहीं जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि कंपटीशन एक्ट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है कि अगर आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई भी जजमेंट चैलेंज करना है तो आपको एपेलेट ट्राइब्यूनल के सामने कुछ भी अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द पेनल्टी जो सीसीआई ने इम्पोज करी वो जमा करनी है, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। Therefore, the right to file the appeal and have the said appeal decided on merits, if it is filed within the period of limitation, is confirmed by the statute and cannot be taken away by imposing the condition of deposit of the amount leading to dismissal of the main appeal itself. तो आई थिंक आपको पूरी बात समझ में आ रही होगी। वो इसी तरीके से एक एक पर्सपेक्टिव को बात समझा रहे हैं, और मुझे लगता है इन द एंड ऑफ द डे जो बेसिक क्रक्स है ये आप समझ चुके हैं कि जब एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा तो किसी भी तरीके से एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट जाके या एक्ट के स्पिरिट के अगेंस्ट जाके ये नहीं करा जाना चाहिए था। The appellate tribunal, which is a creature of the statutes, has to act within the domain prescribed by the provisions. This provision nowhere stipulates that the tribunal can direct the appellant to deposit a certain, तो क्या लिखा है, The provision nowhere, कहीं ये मेंशन नहीं है कि अगर आप ट्राइब्यूनल पे जा रहे हैं और ट्राइब्यूनल आपकी अपील सुन रहा है तो आपको पैसे जमा करने होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया।
to deposit a certain amount as a condition precedent for hearing the appeal. In fact, that was not done in the instant case. It is stated that the cost of repetition, that the condition for deposit of 10% of the penalty was imposed insofar as the stay of the penalty orders passed by CCI is concerned. और इसीलिए फाइनली जजमेंट के तौर पे कह दिया therefore at the most stay could have been vacated. मैंने 10% जमा नहीं किए तो क्या हो सकता है, मैंने मतलब जो हिम्मत वाले हैं उन्होंने जो इन्फॉर्मेंट है इस केस के अंदर जिन्होंने 10% जमा नहीं किए तो एट मोस्ट उनके अगेंस्ट क्या एक्शन आप ले सकते हैं कि उनकी जो रिक्वेस्ट थी स्टे की वो आप मानने से मना कर सकते हैं. बट मेनली जो उनकी अपील फाइल हुई है, अगर वो जैसे कि ऊपर भी लिखा गया है कि लिमिटेशन पीरियड के अंदर है, सारे डॉक्यूमेंट्स सारे प्रोविजन के हिसाब से है, तो मेनली उसको सुनने से आप मना नहीं कर सकते क्योंकि ये 10% जमा नहीं कराया. क्यों? क्योंकि एक्ट के अंदर कहीं कहा ही नहीं गया है कि अगर कोई अपील फाइल करेगा तो उसको 10%, 15 या 20% जो सीसीआई का ऑर्डर था उसका 10 से 15-20% जमा कराना होगा. ऐसी कोई बात कहीं नहीं गई है. और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्योंकि एक्ट से ही ओरिजिनेटेड है और जो यहाँ पे एपेलेट ट्राइब्यूनल है वो भी कंपटीशन एक्ट से ही ओरिजिनेटेड है, और जो पावर एक्ट में नहीं दी गई वो किसी अथॉरिटी किसी बॉडी के पास अपने आप आ नहीं सकती. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी अलाउ दिस अपील एंड सेट असाइड दैट पार्ट ऑफ द ऑर्डर वेयर बाय द अपील ऑफ द एपेलेंट इज डिसमिस्ड एंड रिस्टोर द अपील व्हिच शैल बी डिसाइडेड बाय द ट्राइब्यूनल ऑन द मेरिट्स. तो ये ठीक है कि नहीं जमा कराया 10% तो स्टे तो नहीं लग रहा, बट अपील तो फिर भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो एपेलेट ट्राइब्यूनल है उसको सुननी होगी और सुनने के बाद जो भी फैसला होगा उनको यहाँ पे बताना होगा. तो आई थिंक यही इस केस लॉ के अंदर बात भी करी गई है. Now we have another case in front of us that talks about Starline Bruchen Limited versus Flora and Fauna Housing and Land Developments Private Limited and others. आप जानते हैं कि others का मतलब यहाँ पे ये है कि और भी लोग यहाँ पे रहे होंगे इसके साथ, जिसको हम नीचे पढ़ेंगे OP1, then 2, then 3, 4, 5 इस तरीके के यहाँ पे लिखे गए. Although इनका क्लियरली कोई नाम नहीं लिखा गया है क्योंकि आई थिंक मैं पहले भी रीजन के तौर पे जस्टिफाइड करके आपको बता चुका हूँ कि नाम तभी लिखा जाता है जब एक्चुअली उस पार्टी से स्पेसिफिकली कोई ना कोई कंसर्न हो. अगर उस पार्टी से कोई कंसर्न नहीं है, सिर्फ वो एक पार्टनर इन क्राइम है, सो इट डज नॉट रियली मैटर कि भाई उसका नाम हम लिखते हैं कि नहीं, क्योंकि कोर्ट के जब एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने केस डिसाइड हो रहा है तब तो नाम डेफिनेटली वहां पे होगा ही. और जो अपोजिट पार्टी है जो लाइक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इनका भी कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव उस समय कंपटीशन कमीशन जब ये केस डिसाइड कर रहा है तो वहां पे कोर्ट में रहा होगा. तो इसी बेसिस पे बहुत बार डिटेल में नाम नहीं लिखा जाता. आइए देख लेते हैं अब क्या लिखा है. सो दिस हैज बीन डिसाइडेड बाय द पैनल ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स डीके सिकरी, सुधीर मित्तल, अगस्तिन पीटर, यूसी नेहता. हैज बीन डिसाइडेड इन द ईयर 2018 और यहाँ पे बताया गया कि इसकी जो डिसीजन फाइनली बताया गया तो 9th of the 7th को बताया गया है, विच इज ऑब्वियसली जुलाई, 9th of the July 2018. जो यहाँ पे इल्जाम लग रहा है जिस बेसिस पे कंपटीशन एक्ट के बेसिस पे उसको चैलेंज किया जा रहा है, दैट इज इन रिगार्डिंग टू सेक्शन 4 व्हिच टॉक्स अबाउट द अब्यूज ऑफ डोमिनेंस, प्रोक्योरमेंट ऑफ लिकर. सो अल्कोहल से रिलेटेड बात करी जा रही है. प्रेफरेंशियल परचेज बाय ओपी फर्म स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर्स. ओपी कौन हो गया? फ्लोरा एंड फौना हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट. वेदर एन एक्ट ऑफ अब्यूज ऑफ डोमिनेंस रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, हेल्ड एज यस. तो अब देख लेते हैं कि यहाँ पे डिटेल में कहा क्या गया है, तब उसके बारे में बात करते हैं. यहाँ पे बेसिक बात करी जा रही है वो आई थिंक सिर्फ इतनी सी है कि जो स्टारलाइट है दैट इज द इन्फॉर्मेंट. आपको पता है कि कंपटीशन एक्ट के हिसाब से जो केस फाइल करता है दैट पार्टी इज कॉल्ड एज द इन्फॉर्मेंट, और जिसपे केस फाइल करा जा रहा है दैट पार्टी इज कॉल्ड एज द अपोजिट पार्टी. तो यहाँ पे इन्फॉर्मेंट का सिर्फ इतना सा कहना है कि अपोजिट पार्टी जो है, बिकॉज वो अकेले एक नहीं है, अदर्स भी लिखा हुआ है, तो अपोजिट पार्टी आपस में कोई एक मैकेनिज्म तैयार करते हैं और सिर्फ कुछ ही कंपनी से जो लिकर है वो खरीदते हैं. बाकी जो लोग हैं, जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे ना ये लिकर खरीदते हैं, ना ही आप ऐसे कह दीजिए कि उन्हें कोई भी सेल करने का मौका ये देते हैं. सो यहाँ पे स्टारलाइट की तरफ से ये भी इल्जाम लग रहा है कि जो फ्लोरा एंड फौना है अलॉन्ग विद द अदर्स, जिनको OP2, 3, 4 एंड 5 भी कहा गया है, तो वो अपनी पावर्स का या अपनी पोजीशन का मिसयूज कर रहे हैं, यानी अपनी डोमिनेंस का मिसयूज कर रहे हैं, और इस तरीके से वो कंपटीशन जो है उसको एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन द सेंस कि एंटी कॉम्पिटिटिव जाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कुछ ही लोगों को, कुछ कंपनीज को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनकी मे बी सिस्टर कंसर्न्स हैं या जिनसे वो प्रेफर करते हैं लेकर लेना, वो सिर्फ उन्हीं से ले रहे हैं, बाकी किसी भी तरीके से और जो कंपनीज हैं उनको आगे नहीं आने दे रहे. इस तरीके की यहाँ पे एलिगेशंस लगी हुई हैं. और जैसे कि आपने देखा समरी में लिखा भी हुआ है कि कंपटीशन कमीशन ने, अभी हम पढ़ेंगे भी, जब पूरे फैक्ट्स को एग्जामिन किया तो कमीशन भी इसी कंक्लूजन पे पहुंचा कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो भी रीजंस दिए जा रहे हैं अपोजिट पार्टी की तरफ से
वो कमीशन का कहना है, और हम देख भी लेंगे अभी कि वो सारे जस्टिफाइड नहीं है। क्योंकि एक देखिए, एक तो ये होता है कि हम रीजन दे रहे हैं, है ना, रीजन मतलब वजह दे रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है या किया है तो क्यों किया है, बट रीजन देना ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, द रीजन हैज टू बी जस्टिफाइड एज वेल। तो यहाँ पे जो रीजन दिए जा रहे हैं अपोजिट पार्टी की तरफ से वो जस्टिफाइड नहीं लग रहे हैं, इसलिए कमीशन का ये व्यू है कि डेफिनेटली वो जो अपोजिट पार्टी है वो एक तरीके से डोमिनेंट पोजीशन पे है और अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आइए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या है। क्योंकि क्या है, कभी कभार केस बहुत बड़ा नहीं होता, तो हम उसको जब पढ़ते हैं उसके बारे में बात डिटेल में भी करनी स्टार्ट करते हैं। जनरली मैं कोशिश करता हूँ, जैसे कि आप खुद भी अब तो जानते हैं कि मैं खुद एक बेसिक पहले उसके बारे में बता दूं, बट कई बार कैसे केसेस इतने होते हैं कि इतने माइन्यूट है, इतने छोटे हैं कि उसको पढ़ लेना ही अपने आप में उसका एक बेसिक निकाल देता है। पर फिर भी वही, जैसे कि मैंने अभी बताया, कुछ तरीके से अगर मैं कुछ पर्सपेक्टिव आपके सामने रख पाऊं तो मैं जरूर वो कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे टू स्टार्ट विद लिखा गया है कि द इन्फॉर्मेंट हैज रिलीज दैट OP1 टू OP4। तो यहाँ पे नाम तो नहीं लिखा, बट बताया गया OP1 से OP4 तक हैव बीन फॉलोइंग अ नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी। आई थिंक ट्रांसपेरेंट इज अ पॉजिटिव वर्ड। अगर आप ट्रांसपेरेंट कुछ फॉलो करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाते हैं बिजनेस के अंदर, तो आई थिंक कोई सवाल नहीं उठ सकता आपके बिजनेस ऑपरेशन पे कि आप ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि सब मैकेनिज्म दूसरों के सामने है। बट जब हम नॉन ट्रांसपेरेंट मतलब हम नहीं बता रहे कि हम क्या फॉर्मूला, क्या मेथड, क्या अप्रोच, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कंपटीशन के बेसिस पे शक वहां पे जा सकता है और फिर वहां पे क्वेश्चंस उठ सकते हैं। तो लिखा है कि जो OP1 है तो OP4 जो है ये अपने बिजनेस में नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी जो है वो फॉलो कर रहे हैं। और उसमें जो पॉलिसी थी उसके बेसिस पे ऑफ प्रोक्योरमेंट बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट, अग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग टू बाय ओनली फ्रॉम सर्टेन मैन्युफैक्चरर्स हु बिलोंग टू द सेम ग्रुप और फॉर सम फेवर्ड मैन्युफैक्चरर्स। जो मैंने ऊपर भी कहा, स्टारलाइट का भी यही इल्जाम है कि जो फ्लोरा एंड फौना हाउसिंग है, ये जो लिकर वगैरह खरीदते हैं, जो OP1, OP2, OP3 एंड OP4 है, ये जो लिकर खरीदते हैं सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं, जो कि या तो इन्हीं के आप कह सकते हैं होल्डिंग एंड सब्सिडी सेम ग्रुप से रिलेशन रखते हो, या फिर जो इनके फेवर्ड मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हीं से खरीदते हैं। उससे हो क्या रहा है कि उन जिनसे ये खरीद रहे हैं, चलिए उनकी बात तो हमें समझ में आती है, बट जो बाकी लोग हैं मार्केट में जो कि कम्पिटेटिव प्राइसेस में इनको वही सामान ऑफर कर रहे हैं, ये उनकी तरफ देखते भी नहीं है, उनसे ना कोई कोटेशन मांगते हैं। ये एक तरीके का बताया जा रहा है कि ये जो कंपनीज हैं जो लेकर खरीद रही हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फायदा कुछ ही कंपनीज या कुछ ही मैन्युफैक्चरर्स को पहुंचा पा रही हैं, सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। Since the manufacturers cannot sell liquor, since the manufacturers cannot sell, so I hope you understand distilleries वो जगह है जहाँ पे लिकर या स्पिरिट्स वगैरह मैन्युफैक्चर करी जाती हैं, बनाई जाती हैं। So लिखा गया है कि cannot sell liquor directly to the retailer or end consumer. Such conduct of the denial of market access to other manufacturers from selling their product has resulted in other manufacturers facing severe loss and in many cases shutting down of their units. तो भाई जब जो मेजर प्लेयर है मार्केट के अंदर, जब वो ही कुछ लोगों से सामान खरीद रहा है, बाकी को आने की अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा, तो बताया जा रहा है इसकी वजह से बहुत सारे लिकर्स जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो बंद होते जा रहे हैं या वो लॉस की स्टेजेस पे हैं। फिर यहाँ पे एक नई पार्टी को भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इसका नाम OP5 है। और OP5 के बारे में कहा जाता है कि OP5 मैं ऐसे समझाऊं कि OP1 जो है एंड OP2, OP3 एंड OP4 जिन से ये सारे के सारे जो लिकर वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं, जो दूसरी पार्टीज हैं, जो ये OP1, OP2 एंड OP3 एंड OP4 जो है ये एक तरफ हैं, और जिससे ये अपनी लिकर खरीद रहे हैं, जिनका नाम अभी हम नीचे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है कि वेव डिस्टिलरी एंड लॉर्ड्स डिस्टिलरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कहा जा रहा है जिनसे ये सारे के सारे सामान खरीद रहे हैं, वेव एंड लॉर्ड डिस्टिलरी से एक कोई बंदा है जिसका नाम यहाँ पे नहीं मेंशन है, बट उसको बताया गया कि वो OP5 है। और OP5 क्या कर रहा है, OP5 ने इसको ही खरीद लिया है। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि ये चारों जो है ये वेव डिस्टिलरी और लॉर्ड डिस्टिलरी से अपना सामान खरीदते हैं। OP5 एक नई पार्टी आई है और OP5 ने क्या है, वेव एंड लॉर्ड डिस्टिलरी को खरीद लिया है। तो एक तरीके से OP1, 2, 3 एंड जो 4 हैं वो खरीद इनसे रहे सामान, बट जो वेव एंड लॉर्ड डिस्टिलरी है इनकी जो शेयर होल्डिंग है इन टर्म्स ऑफ द कंट्रोल, वो सारी की सारी एक और पार्टी के पास चली गई है जो OP5 है। और जो OP5 है बताया ये भी जा रहा है उसके बारे में कि वो ऑलरेडी मार्केट में सबसे बड़ा एक तरीके से ओनर है, सबसे बड़ा प्लेयर है मार्केट में एक तरीके से इन टर्म्स ऑफ द लिकर। तो वो अपनी पोजीशन को अब डोमिनेंस कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में तो है ही है अपने खुद के नाम से, और अब वो ऐसी भी कंपनीज को खरीद रहा है जिससे कि ये 4 कंपनीज जो हैं वो लेकर खरीदती थी। तो अपना तो वो डोमिनेंस था ही, अकेला ही काफी था, बट अब उसने ऐसी भी कंपनीज को खरीद लिया जिससे कि बाकी लोग लेकर खरीदते हैं। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि OP5 जो है वो डोमिनेंट पोजीशन में आ गया है।
तो देखिए, it is alleged that OP5 which controls owns and controls OP1 to 4 has used its dominant position in the wholesale of liquor to enter into an enhanced market shares for manufacturing country liquor by acquiring Wave Distillery and Breweries and Lord Distillery for which OP1 to OP4 buy bulk of their requirements. So जो मैंने समझाया, बिकॉज एट टाइम्स क्या होता है कि जो लैंग्वेज होती है केस लॉ की वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होती, तो रादर देन हम उसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, अगर आप मेरी बात सुनेंगे वहां पे तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं एक बार दोबारा से इस बात को समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि OP1, 2, 3 एंड 4 जो है ये ज्यादातर जो लिकर खरीदते थे, जो ये मार्केट में बेचते थे, जो लिकर खरीदते थे, ये चारों के चारों ये वेव एंड लॉर्ड डिस्टिलरी से खरीदते थे। OP5 जो है वो ऑलरेडी मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग पैसे वाली कंपनी है, लिकर के बिजनेस में वो पहले से ही है। तो OP5 ने अब क्या किया है कि वेव एंड लॉर्ड डिस्टिलरीज जो है इनको एक्वायर कर लिया। एक्वायरिंग मींस ऑब्वियसली शेयर खरीद लिए हैं या कंट्रोल खरीद लिया है। तो ये कहा जा रहा है कि OP5 पहले से ही डोमिनेंट था, अब जब उसने वेव एंड लॉर्ड डिस्टिलरीज को भी खरीद लिया, जिससे OP1, 2, 3 एंड 4 जो थे वो लेकर खरीदते थे, तो OP5 की जो पोजीशन है वो और ज्यादा एनहांस्ड हो गई। पहले भी वो कम नहीं थी, बट जब उसने उन कंपनीज को भी खरीद लिया जिससे OP1, 2, 3 एंड 4 ये लेकर खरीदते थे, तो उसकी पोजीशन और ज्यादा डोमिनेंट हो गई है। अब इसी को लेके यहाँ पे कमीशन के सामने बात करी जा रही है कि क्या OP5 जो अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहा है, क्या वो मैन्युफैक्चरर्स को रोक रहा है या अदर मैन्युफैक्चरर्स को इस मार्केट में आने से मना कर रहा है, उन पे किसी तरह की कंडीशन लगा रहा है। आइए देख लेते हैं। The Commission has noted that the rival argument of the party and also pursued the materials on record with respect to the allegation made about the contravention of Section 3. The Commission noted that the same were merely based on the conjunction, मतलब आप कह सकते हैं कुछ सुनी सुनाई बातें या ऐसी बातें इनका कोई प्रूफ ना हो। There is no credible evidence on record which show the existence of any of the agreement amongst OP1 to 4 in support of the contention made by the informant. Accordingly, the allegations are found to be devoid of merit, मतलब जो allegation है उसके अंदर कोई भी किसी तरीके की सच्चाई जो है वो नहीं मानी जा रही है। So I think दो यहाँ पे सेक्शंस को चैलेंज किया जा रहा था, एक सेक्शन 3 था, एक सेक्शन 4 था। सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव को लेके बात करा जा रहा है, जो ऊपर अगर आपने देखा हो, यहाँ पे हमने बात करी थी कि कोई भी ये ट्रांसपेरेंट पॉलिसी नहीं फॉलो कर रहे हैं, नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। तो कमीशन कह रहा है कि मेनली ये जो इन्फॉर्मल इल्जाम लगा रहा है कि OP1 से OP4 ये नॉन ट्रांसपेरेंट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, तो कमीशन कह रहा है हमें इस चीज का कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहा है। हमारे हिसाब से तो ये जैसे काम इन्हें करना चाहिए कमर्शियल या बिजनेस तरीके से वैसे ही कर रहे हैं, तो हमारे हिसाब से किसी भी तरीके से इन्होंने आपस में एंटी कॉम्पिटिटिव या उस जैसा मिलता जुलता कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया हुआ है। जहां तक सेक्शन 4 की बात आती है, जिसके अंदर ये कन्विक्टेड पाए भी जाते हैं, जो अब्यूज और डोमिनेंस है, जो मैंने समझाया भी, लिखा था कमीशन नाउ प्रोसीड टू एग्जामिन द एलिगेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिनायल ऑफ द मार्केट एक्सेस इन प्रोक्योरमेंट ऑफ द कंट्री लिकर. It is observed that OP1 to 4 have been procuring the liquor from more than one distilleries. However, significant percentage 25 से 55 of the procurement by OP1, 3 and 4, तो 4 है, एक है 1, एक है 2, एक है 3 और एक है 4। तो बताया जा रहा है कि OP1 की अगर बात करी जाए और 3 की बात करी जाए और 4 की बात करी जाए, तो इनका इन तीनों में से अगर देखा जाए तो 25 से 55% जो है ये दो ही डिस्टिलरीज से खरीद रहे हैं, जिनका नाम ऊपर भी मेंशन था, वेव डिस्टिलरीज एंड लॉर्ड डिस्टिलरी, जो कि OP5 की ग्रुप कंपनी है। अभी बताया ना कि OP5 ने उन दो वेव को और लॉर्ड्स को खरीद लिया था। तो ये कहाँ से, आप खुद ही देखिए कि एक तरीके से फिर अगर 25 से 55 तो खैर बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पे प्रपोर्शन रखा है, 25 से 30 होता तो समझ भी आती बात, बट इन्होंने 25 से 55 रखा है, तो किसी समय 55% भी जा रहा होगा, किसी में 30 भी जा रहा होगा, किसी साल 25 भी जा रहा होगा। तो इनका कहना है कि मेजोरिटी ये दो ही कंपनी से सामान खरीद रहे हैं। OP2 के बारे में आप देखेंगे बात नहीं है 1, 3 एंड 4 के बारे में, क्योंकि OP2 के बारे में नीचे लिखा है। इट इज फर्दर ऑब्जर्व दैट इन 2015 एंड 16 OP2 procured more than 50% of these distilleries from these distilleries and OP1, 2 and 4 procured between 30 से 35%। तो OP2 ने कितना खरीदा ये वेव से और लॉर्ड से, OP1, 2 एंड 4 ने तो 25 से 55% तक खरीदा, और OP2 जो है उसने अराउंड 50% तक खरीदा। तो ये बताया जा रहा है कि सच ट्रेंड ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ OP1 to 4 shows that they were giving preference to these two distillery over other manufacturers. The OP have not been able to provide any justification for procurement such preferential treatment. क्योंकि देखिए जो खुद भी समझने की बात है, भले यहाँ पे लिखा हो या ना लिखा हो, मेन बस कंटेंशन यही है कि क्यों ये वेव से और क्यों ये लॉर्ड डिस्टिलरी से खरीद रहे हैं। मतलब इसमें कोई मनाही नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं है कि आप जिससे चाहें उससे खरीद सकते हैं वो चीजें, बट कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन होगा ना, कि प्राइस हो सकता है जस्टिफिकेशन, क्वालिटी हो सकता है जस्टिफिकेशन, और मे बी
जो सामान है उसकी डिलीवरी जस्टिफिकेशन के तौर पे यूज करी जा सकती है कि वो जल्दी लॉजिस्टिक्स में अच्छे हैं, जल्दी सामान सप्लाई करते हैं और बाकी जो है वो नहीं कर पाते। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना कि आपने इनको चूज किया ओवर एंड अबव जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर आप कोई रीजन नहीं दे पा रहे हैं, जो रीजन आप दे रहे हैं वो जस्टिफाइड साउंड नहीं होता, तो इसका मतलब तो यही है कि आप अगर सारा का सारा मैन्युफैक्चरर्स तौर पे सारा का सारा लिकर्स इन दो से खरीदेंगे, वेव एंड लॉर्ड से, तो जो बाकी कंपनीज है उनके हाथ में तो कुछ आएगा ही नहीं। मतलब अगर 55% ऑफ द मार्केट जो है वो, तो 100 में से अगर 55 निकाल दीजिए तो बचा 45%। और 45 में ऐसे मैं समझाऊं शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए 100 लिकर कंपनीज हैं एक पर्टिकुलर जगह में, 2 कंपनी उसके अंदर होल्ड कर रही है 25 से 55% का शेयर, जो ऊपर हमने बात करी। तो बाकी 98 कंपनीज के पास कितना शेयर बच रहा है? अगर 55 के हिसाब से देखिए 45% के आसपास, ये चलिए 55% के आसपास बच रहा है वो 98 कंपनीज में, तो उनके हिस्से में तो बहुत कम कम आ रहा है ना। और आप जानते हैं बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जब तक वो एक ऐसी पोजीशन पे नहीं पहुंचता जब वो ब्रेक इवन पे आ जाए तो उसको लॉस सफर करना पड़ता है। भले वो बेच तो रहा है सामान, बट वो बेचने से उसके खर्चे मीट आउट नहीं हो पा रहे। ये बातें यहाँ पे लिखी नहीं है, बट जो मैंने क्योंकि बहुत ही छोटा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तौर पे दिया गया है और थोड़ा अनक्लियर भी है, तो जो मैंने इसको गूगल किया, इसके बारे में और पता लगाया, तब ये सारी बातें वहां पे मैंने देखा कि लिखी है। तो ये सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ अगर कोई बिजनेस सामान बेच रहा है तो इट डज नॉट मीन्स कि वो प्रॉफिट कमाई रहा है। इट विल ऑलवेज मीन्स देखना पड़ेगा हमें कि जो बेच रहा है उसे क्या उसके ब्रेक इवन रिकॉर्ड तक भी फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं। इफ द आंसर इज नो, सो देन ऑब्वियसली इट मीन्स कोई लॉस में जा रहा है। और यहाँ पे यही अदब जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो डिस्टिलरीज हैं, उनका इल्जाम है कि वो या तो बंद हो रही हैं या फिर डेफिनेटली वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही हैं, लॉस में। उसी को समझाते हुए फर्दर लिख दिया गया कि विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंशन ऑफ द ओपी दैट डिस्टिलरी इज रिक्वायर्ड टू प्लेस रिक्वेस्ट फॉर इंटेंट on an OP which is a wholesale license holder of that zone, it is observed that the data provided by OP regarding the procurement of the liquor from various distillery itself contradict their arguments। तो जब ये बात इनसे करी गई जो अपोजिट पार्टी है कि भाई आप यहाँ पे ऑब्वियसली लोगों से खरीद रहे हैं, याद है OP5 का ही नाम यहाँ पे लिखा गया, क्योंकि आप देखिए आपको शायद समझ भी आए कि जो नाम है फ्लोरा एंड फौना हाउसिंग एंड लैंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये कोई लिकर कंपनी का नाम नहीं लग रहा, हाउसिंग कंपनी जैसा कुछ लग रहा है, रियल एस्टेट जैसी कोई कंपनी लग रही है ये। तो ये डेफिनेटली जो अभी हमने पढ़ा था कि OP 1, 2, 3 एंड 4 जो है वो सारी की सारी आप ऐसे कह दीजिए कि इसी कंपनी की, जिसका नाम यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है, वो इसकी सिस्टर कंसर्न है। और इस OP5 ने, फ्लोरा एंड फौना जो OP5 है, इसने इन चारों के अलावा 2 और कंपनीज को भी इन टर्म्स ऑफ द शेयर होल्डिंग एक्वायर कर रखा है, वेव एंड लॉर्ड्स डिस्टिलरी। तो एक तरीके से फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत सारे लिकर कंपनीज को अपने साथ लेके चल रहा है। जो लिकर खरीदते हैं और जो लिकर बेचते हैं दोनों ही फ्लोरा एंड फौना ने खरीद रखे हैं, और बाकी ये किसी और मैन्युफैक्चरर्स या डिस्टिलरी को इस मार्केट में एंटर नहीं करने दे रहा है। तो जब इस पे ये इल्जाम लग रहा है और उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं इन लॉ एवरीबडी इज सपोज्ड टू गेट द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उस बेसिस पे यहाँ पे जो अपोजिट पार्टी उनका ये कहना है कि देखिए हम तो बेसिकली सभी से एक कोटेशन मांगते हैं कि भाई वो कितने पे सामान हमें बेच सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द लिकर, और उसके बेसिस पे हम चूज करते हैं। तो यहाँ पे कमीशन कह रहा है कि भाई वो दिख रहा है, क्योंकि आप हर बार बार क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 या जो एक कंपनी है वेव एंड लॉर्ड, उन्हीं से सामान खरीद रहे हैं सारा का सारा, किसी और को आने नहीं दे रहे। तो जो आप खुद ही बात बोल रहे हो कि हम लोगों से टेंडर्स मंगाते हैं, ये बात बिल्कुल गलत लग रही है, क्योंकि किसी ना किसी टेंडर में तो किसी और को मिलनी चाहिए थी ना ये कॉन्ट्रैक्ट। अब इन्हीं 2 कंपनीज को मिल रहा है, इसका मतलब खुद ही यहाँ पे इंटेंशन है OP5 की जो होल्डिंग कंपनी यहाँ पे बताई जा रही है कि डेफिनेटली और किसी को मार्केट में ना एंटर करने दिया जा सके। Further लिखा है, thus in light of the foregoing या above mentioned facts, the commission is of the view that the reason given by the OP appears to merely an attempt to subvert the fact that procurement from various manufacturers was being made by them in arbitrary and discretionary manner, resulting in denial of the market access to other manufacturers like the informant। तो informant जो है उससे तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि वो अल्कोहल की कंपनी है, क्योंकि यहाँ पे स्टारलाइट ब्रिचन लिखा है। इसको अगर चेक भी करेंगे तो पता चल जाएगा अल्कोहल के बिजनेस में ये कंपनी है, और इसीलिए इन्फॉर्मेंट की बात यहाँ पे सेक्शन 4 को लेके एटलीस्ट जो अब्यूज ऑफ डोमिनेंस है उसको लेके बात ठीक साबित होती है। और सारी बात सुनने के बाद अब कमीशन का ये यहाँ पे फैसला है, फाइनल डिसीजन है, वही हमेशा की तरह कि जो DG है वो इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा, डायरेक्टर जनरल, और अपनी रिपोर्ट 60 दिन के अंदर जो होगा वो सबमिट करेगा। और जैसे डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट होगी उसके बेसिस पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अपना डिसीजन लेगा कि आगे इस केस में उसको किस तरीके से क्या डिसीजन देना है। सो यही बात यहाँ पे करी गई है। नेक्स्ट केस दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस टॉक्स अबाउट XYZ। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप में से सारे ही स्टूडेंट्स जानते होंगे, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, सो वेल डन, इतने सारे आपने पार्ट्स देख लिए।
बट आपने उसके बीच में देखा होगा मैंने काफी बारी समझाया है, क्योंकि XYZ किसी का नाम नहीं होता, पर कंपटीशन एक्ट के अपने खुद के रेगुलेशंस हैं, और हमने इसके बारे में पहले कुछ पार्ट्स में बात भी काफी करी हुई है कि उन रेगुलेशन के बेसिस पे अगर जो इन्फॉर्मेंट है वो चाहे तो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करे तो भी चलेगा। हाउएवर जब हम कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेंट अपनी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करे, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि इन्फॉर्मेंट इसके लिए जस्टिफाइड रीजन देगा कि वो अपनी आइडेंटिटी क्यों नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, और अगर फिर कमीशन को लगता है कि ये जेन्युइन है और दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, तो डेफिनेटली कमीशन ये चीज कर सकता है कि आप अपनी आइडेंटिटी ना भी डिस्क्लोज करें, तब भी कमीशन जो है वो डेफिनेटली आपका केस जो है वो डिस्कस कर सकता है। हाउएवर ये दुनिया के लिए XYZ है, बट इनका नाम कुछ ना कुछ तो होगा, वो तो कमीशन को पता ही होगा, क्योंकि कोई तो आया होगा ना इनके बिहाफ पे जो कह रहा है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील रखो, तो उसकी आइडेंटिटी कमीशन को तो पता है, बट वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है कि इनका नाम क्या है, और इसी बेसिस पे ये जो केस हैं ये सारे पब्लिश किए जाते हैं कि किसी और को भी इसके बारे में ना पता चल सके। नहीं तो अगर सबको पता चल जाएगा कि XYZ कौन है, तो फिर आइडेंटिटी छुपाने का मतलब ही क्या हुआ। So this is XYZ informant between the other party, which is the opposite party, is Indian Oil Corporation Limited. Another's है, so और भी कुछ लोग यहाँ पे रहे होंगे। Competition Commission ने ये केस डिसाइड किया, has been decided by DK Sikri, Sudhir Mittal, Augustine Peter, has been decided on 4th of the July 2018. Talks about section 3 and 4, service of oil tank trucks, joint tendering by oil marketing companies, whether act as anti-competitive restriction and abuse of dominance, held as no. आपने ये तो देखा होगा, इससे पहले हम कहीं भी नीचे जाएं और फर्दर इसके बारे में बात करें, जिस भी पेट्रोल या फ्यूल स्टेशन से आप भरवाते हैं पेट्रोल, डीजल या कुछ और, बहुत बार आप वहां पे जाते हैं तो ट्रक खड़ा होता है, टैंकर खड़ा होता है, तो नॉर्मली सारा का सारा जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ये सब चीजें इन्हीं ट्रक्स के थ्रू, जो स्पेशल टाइप्स के ट्रक्स होते हैं जो इन पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, उन्हीं के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसको लेके यहाँ पे बात करी जा रही है कि अगर ऑयल कंपनीज जो है वो ज्वाइंट टेंडर दें तो क्या ये सेक्शन 3 एंड 4 के बेसिस पे कॉन्ट्रवेंशन माना जाएगा या नहीं, ये आइए अब हम देख लेते हैं। थिंक जो यहाँ पे बात करी जा रही है, जितना मैंने अभी बताया, उसके आगे अगर मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ, सो इट सेज जो XYZ है जिसकी आइडेंटिटी यहाँ पे डेफिनेटली डिस्क्लोज नहीं करी है फॉर द रीजन आई जस्ट सेड टू यू। यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो XYZ है उसका ये कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद द फ्यू अदर कंपनीज, जो कि OMC, याद है हमने पहले भी एक केस डिस्कस किया था, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को OMC कहा गया था, वैसे यहाँ पे भी है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन अलॉन्ग विद द वेरियस अदर ऑयल कंपनीज, जिसका नाम IOCL है, BPCL है, HPCL है, ये एक तरीके से अपनी पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट में डील कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ये XYZ की यहाँ पे कंटेंशन है। ये पूरा का पूरा जो केस है नॉट ओनली रिलेट्स टू दी ऑयल कंपनीज, बट आपने ये भी देखा होगा, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, पेट्रोल वगैरह भी जो है वो ऑयल जो टैंकर्स होते हैं उसमें कैरी आउट किया जाता है। सिमिलरली आपने देखा है जो LPG जो हम घर पे यूज करते हैं जनरली, अब इंडक्शन वगैरह भी यूज होता है, बट जनरली जो LPG हम यूज करते हैं घर पे वो अलग अलग ट्रक्स में लोड होके आती है, लाइक द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिससे खाना बनाया जाता है। सो वो भी अलग अलग ट्रक्स में लोड होके आती है, देर आफ्टर उसको अनलोड किया जाता है। तो यहाँ पे XYZ का जो इल्जाम है वो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसके जो साथी कंपनीज हैं जो IOCL, BPCL एंड HPCL, इन सब पे ये है कि ये एक्चुअली आपस में ये ऐसा कर रहे हैं, आपस में कार्टलाइजेशन कर रहे हैं। मतलब ये इल्जाम अब्यूज और डोमिनेंस और एंटी कॉम्पिटिटिव के साथ साथ ये भी है कि आपस में कार्टलाइजेशन कर रहे हैं, विच मीन्स ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं या जो टैंक ट्रक्स होते हैं उनके जो ओनर्स हैं उनको ये एक तरीके का आप कह सकते हैं कि एक प्राइस बैंड दे रहे हैं जिसके बेसिस पे उन्हें कोट करना होता है। फॉर एन एग्जांपल, मे बी जस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ बिट बेटर वे, बिकॉज यहाँ पे तो इतनी क्लैरिटी हमें नहीं मिलेगी, बट फिर भी अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे XYZ का इल्जाम है कि ये जो कंपनीज हैं ये कुछ ऐसा कोट करते हैं कि भाई ठीक है, हमें ये सिलेंडर्स जो है LPG जो है ये एक स्टेट से, फॉर एग्जाम्पल ऑब्वियसली दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, इट्स अ यूनियन टेरिटरी, बट इसको दिल्ली के इस एरिया से उस एरिया तक लेके जाना है। तो जो भी ट्रक ओनर्स हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो बिड करिए, बताइए कितने में वो ये यहाँ से वहां तक सामान लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो XYZ है उसका ये कहना है कि जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और जो बाकी कंपनी है जिस तरीके की टियर या कह दीजिए एक बिड को लेके प्राइस सेटअप करेंगे, इससे इस तरह की बिड लगाई जा सकती है। तो XYZ का कहना है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो बाकी कंपनीज है कार्टेल में एंटर कर रही है बिकॉज ऑफ द रीजन कि ये आपस में ही ये प्राइस डिटरमाइन कर रही हैं और उसके बेसिस पे जो बिडर्स हैं उनसे कह रही हैं बिड करने के लिए। जब हम इस केस को फर्दर डिस्कस करेंगे सो रियलाइज द फैक्ट कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात क्लियरली कही कि कार्टेल वहां पे होता है जहां सेलर्स होते हैं, क्योंकि आप खुद ही देखिए कार्टेल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये कि कंपटीशन को बढ़ावा ना दिया जा सके
और मे बी हमने इससे पहले भी, अगर आपको याद हो, एक आई थिंक प्रीवियस वीडियो था या उससे प्रीवियस वीडियो था जहां पे हमने बात करी थी रिगार्डिंग दैट सेल्स कंपनी, ड्राई सेल बैटरीज उनका एसोसिएशन था। तो वहां पे एवरेडी और जो बाकी कंपनीज हैं जो कि सेलर हैं वो मिलकर तय कर रहे थे कि प्राइसेस वो कितना बढ़ाएंगे, कितना कम करेंगे, कैसे मार्केटिंग करेंगे। सो कार्टलाइजेशन जनरली जो होता है वो डेफिनेटली सेलर की साइड से होता है, बट यहाँ पे कार्टलाइजेशन जो बायर है, बायर मतलब जो इंडियन ऑयल है जिसने सर्विस अवेल करनी है एक तरीके से, उन पे इल्जाम लगाया जा रहा है जो कार्टलाइजेशन का। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि अगर बायर की तरफ से कार्टलाइजेशन हो रहा है तो एक तरीके से अच्छा ही है, बिकॉज अब देखिए कि इंडियन ऑयल और बाकी कंपनीज जो है ये आपस में मिलकर ये डिटरमाइन करेंगे कितने प्राइस पे ये सामान खरीदेंगे। तो अगर कम प्राइस पे सामान खरीदते हैं, 100 से 120 की बात है, और 100 रुपए पे इस ट्रक को ये हायर कर लेते हैं कि सिलेंडर्स वो एक से दूसरी जगह पे ले जाए, तो डेफिनेटली जो कंज्यूमर को कॉस्ट है वो भी तो उसको भी तो कम देनी पड़ेगी। और अल्टीमेटली जो कॉम्पिटिशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव है बाकी सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ वो ये कि कंपटीशन प्रिवेल करे और कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो मिसगाइड ना हो। आप ऐसे कह सकते हैं कि इंटर रिलेटेड ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो उन्होंने कहा ये तो एक तरीके से फायदा ही है जो इल्जाम इन्फॉर्मेंट यहाँ पे लगा रहा है। बट ऑन दी कॉन्ट्रेरी फिर कमीशन ने ये भी कह दिया कि कार्टेल, तो देखिए कार्टेल है वो डेफिनेटली नेगेटिव ही माना जाएगा, क्योंकि एक्ट के बेसिस पे वो किसी भी तरीके से चाहे बायर्स हो चाहे सेलर हो अलाउड नहीं किया गया है। तो फिर यहाँ पे फर्दर जब बात होती है और हम नीचे जाते हैं, इस केस की डेप्थ में जाते हैं, वहां पे फर्दर ये बात कही जाती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे डेप्थ में फर्दर जाके लिखा गया वो ये भी कि देखिए किसी को रोका नहीं जा रहा है। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहा गया कि जो प्राइस बैंड फिक्स किया गया वो इसीलिए फिक्स किया गया बिकॉज जो सीरियस लोग हैं वही आप सामने आए और इन चीजों के लिए, जो कि ट्रक्स सामान एलपीजी एक से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे, जो सीरियस लोग हैं वही आके बेट करें। बिकॉज अगर अननेसेसरी लोग, कोई प्राइस बैंड नहीं रखा जाएगा तो कोई भी आएगा और इररिलेवेंट प्राइस बोलेगा जिससे कि कॉन्ट्रैक्ट भरे, उस समय तो एक्सेप्ट वो कर लेंगे, बट जब ये सामान डिलीवर की बात होगी कि इसको इस जगह से उस जगह लेके जाना है तो वो नहीं ले जा पाएंगे या अननेसेसरी वहां पे डिले होगा। तो इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि एक प्राइस बैंड लगाया गया है। साथ साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये एक तरीके से बिडर्स को रोक नहीं रहा है। बिडर्स अगर चाहें तो कोई अगर 115 बेट कर रहा है तो वो 100 बेट कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे कंपटीशन होगा ही होगा, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपटीशन का प्रमोशन करना, और कंपटीशन तो इस बात से प्रमोट हो ही रहा है। और इवन यहाँ पे ये भी कहा गया है कि किसी को कोई रोक नहीं है, भले आप किसी भी स्टेट से हैं आप डेफिनेटली यहाँ पे आके बेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली के अंदर अगर ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है, सो एनीबडी, एनी ट्रक ड्राइवर और एनी ट्रक ऑपरेटर जो कि ये काम कर सकता है, वो अगर यूपी में है और मे बी पंजाब में और हरियाणा में है, वो भी इन चीजों के लिए बेट्स कर सकता है। तो किसी बेसिस पे ये कहना है कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन के जो प्रोविजन है उनको वॉयलेट किया जा रहा है, ये गलत है। हालांकि इतना कहने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि जब एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए ये चीजें देखी जाएगी तो प्रेफरेंस उसी को दी जाएगी जो स्टेट का ट्रक ऑपरेटर होगा। तो एक तरीके से ये भी कंपटीशन को प्रमोट करने वाली बात है कि इतनी सारी इंडिया में स्टेट्स हैं और सभी के लिए कुछ ना कुछ एक तरीके से प्रेफरेंस दी जा रही है। तो इस बेसिस पे कुछ भी गलत नहीं है। और इन द एंड ऑफ द डे प्रेफरेंस देने की बात करी गई है, ये नहीं कहा गया कि अगर आप दिल्ली में ये बिडिंग प्रोसेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि तो दिल्ली के ही जो ट्रक डीलर्स हैं उन्हें इनमें से कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और डेफिनेटली जो क्राइटेरिया होगा जज करने का, दैट विल बी द बिडिंग। जिसने लोएस्ट बिड यहाँ पे फाइल करी डेफिनेटली उसी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। आइए अब देख लेते हैं कि डिटेल में है क्या। So it says the case pertains to the alleged joint tendering by the OP. OP यहाँ पे कौन हो गया, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जिसको OMC भी कहा गया है, और उसका एक एग्जाम्पल ऊपर लिखा भी हुआ है जिसका नाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है। डेफिनेटली जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा, अलॉन्ग विद द इंडियन ऑयल कंपनी वी हैव IOCL, BPCL भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। While procuring the service of the tank trucks, so बहुत जगह टैंक ट्रक्स लिखा गया और बहुत जगह नीचे हम देखेंगे TT लिखा गया। तो TT का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि टैंक ट्रक्स के बारे में बात हो रही है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द LPG सिलेंडर्स, जो मैं बात कर रहा था कुछ देर पहले, द इन्फॉर्मेंट हैज alleged that these to be in the nature of price fixing, limiting restriction the output and market allocation, therefore in contravention of section 3. Further, the informant has also alleged that abuse of dominance. So जो इन्फॉर्मेंट है उसके दो इल्जाम है, वो कह रहा है सेक्शन 3 और 4, जो यहाँ पे अभी मैंने आप कह सकते हैं सर्कल भी किया है जिसको मैं कर रहा हूँ। इन दोनों सेक्शंस के बेसिस पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। इन्फॉर्मेंट का ये कहना है कि एक तरीके से जब आप प्राइस बैंड तय कर रहे हैं तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव हो रहा है कि जो लोग, ये इन्फॉर्मेंट का कहना है, हमेशा से मैं बात क्लैरिफाई करता हूँ, ये कोई डिसीजन नहीं है कमीशन का, ये इन्फॉर्मेंट का कहना ही है, उसकी सोच है जिसके बेसिस पे यहाँ पे बात सामने रखी गई है कि जो इन्फॉर्मेंट है उसके पर्सपेक्टिव के बेसिस पे ये प्राइस बैंड जो तय किया जा रहा है ये एक तरीके के कंपटीशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है। यही बात यहाँ पे कही जा रही है।
फर्दर अगर हम जाते हैं डिटेल में, अपील तो डेफिनेटली डिसमिस हुई है, बट विद रीजन अगर उसको समझें, लिखा एट द आउटसाइड इट में बी हाईलाइटेड दैट द कलेक्टिव डोमिनेंस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्ट। क्योंकि डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेंस मतलब कोई एक सब में सबसे ज्यादा है। याद है अभी हमने ऊपर बात करी थी, हीरो जो था उसको मोटरसाइकिल में, सॉरी आई थिंक होंडा था, नॉट हीरो, होंडा था जिसको मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स में देखा जा रहा था, तो पाया गया कि स्कूटर्स के एरिया में उसकी डोमिनेंस है। जियो का एंड एयरटेल एंड वोडाफोन का देखा था, तो जियो का बताया जा रहा था कि कोई भी डोमिनेंस नहीं है। तो डोमिनेंस हमेशा इंडिविजुअलिस्टिक मानी जाएगी रादर देन अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर कलेक्टिव हम कुछ काम कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपटीशन के प्रोविजंस को वायलेट करना, डिफीट करना, तो वो डोमिनेंस से कम कार्टेलाइजेशन ज्यादा माना जाएगा। Rather, the existence of the two strong players in the market as indicative of the competition between them, unless they have agreed not to compete, which also can be looked into under Section 3 and Section 4. Thus, the Commission note that the allegation of the informant relate to the collective dominance does not hold good under the provision of Section 4 and requires no further deliberation. तो साफ साफ ये कह दिया कि भाई जो एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट जो है 2002, वो किसी भी तरीके से उसके अंदर कोई ऐसी टर्म नहीं है जो ये बात करे कि कलेक्टिव डोमिनेंस क्या है। वो डोमिनेंस की बात करता है, कार्टेलाइजेशन की बात करता है। और अगर दो स्ट्रॉन्ग प्लेयर मार्केट्स में अवेलेबल है और वो हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कंपटीशन के जो प्रोविजन उनको बढ़ाया जा सके, तो रादर देन डोमिनेंस हम तो ये कहेंगे कि वो कंपटीशन की स्पिरिट के अंदर है, कंपटीशन की स्पिरिट के अगेंस्ट नहीं है। जहां तक सेक्शन 3 की बात है, द कमीशन नोट्स दैट इन द प्रेजेंट केस द इन्फॉर्मेंट हैव एलिज्ड एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ बायर परचेज कार्टेल। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि कार्टेल गलत है, बट कार्टेल जनरली जो बेचते हैं वो आपस में करते हैं, जिससे कि जो सेलर्स हैं बेसिकली वो आपस में करते हैं, जिससे कि जो प्राइजेस हैं वो एक रखे जाएं, प्राइजेस को बढ़ाया जाए, यूनिफॉर्मिटी रखी जाए। कभी भी परचेजर एक तरीके से कार्टेल नहीं होता है, एटलीस्ट एक्ट के अंदर ये प्रोविजन किसी भी तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं करे गए हैं। लिखा गया, however generally cartels are comprised of sellers who agree to fix prices and output, since agreement is to raise the price above the level or to bring the output below the competition level. cartels होते यही है, आप जानते हैं। फिर से मैं उसी एग्जाम्पल पे रेफर करूंगा या लेके जाना चाहूंगा, वो सेल्स वाला एग्जाम्पल, जहाँ पे एवररेडी और बाकी कंपनीज पे ये इल्जाम लग रहा था कि वो कार्टेल कर रही है, प्राइसेस एक साथ बढ़ा रही है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक साथ कर रही है। मतलब इंटरनली ये सब कुछ चल रहा है, मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक्सटर्नली वो दिखाने की कोशिश ये कर रहे हैं कि वो कोई कार्टेलाइजेशन नहीं कर रहे। बट अगर आप म्यूचुअली एक प्राइस सेट करते हैं, आपस में compete ना करके कंज्यूमर से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो इसी को कार्टेलाइजेशन कहा जाता है। It's need to be recognized that the creation of the buyer power through joint purchase agreement may rather lead to direct benefit for consumer in the form of lower price bargain by the buyers. याद होगा कुछ देर पहले मैंने बताया था कि कार्टेल सेलर की तरफ से होता है, बट जनरली अगर बायर एक साथ मिल जाते हैं और किसी चीज के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, तो ये कॉम्पिटिशन कमीशन कह रहा है ये तो अच्छी ही बात है, दिस इज दी करेक्ट अप्रोच और दिस इज दी गुड थिंग, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे बायर अगर एक साथ मिलके कोई सामान खरीदना चाहेंगे तो सेलर की मजबूरी हो जाएगी कि बायर जितने पे सामान मांग रहे हैं, क्योंकि सारे एक साथ आ गए हैं, तो जितने पे वो सामान डिमांड कर रहे हैं सेलर को उसी पे सामान बेचना पड़ेगा, जो कि अच्छा है। तो ये किसी भी तरीके से एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे ये भी हम पढ़ेंगे कि कमीशन फाइनली ये कह रहा है कि कार्टेल चाहे किसी भी तरीके के हो, चाहे सेलर चाहे बायर, वो डेफिनेटली कंपटीशन की स्पिरिट के अगेंस्ट है। Thus, though the act covers the buyer cartel within the purview of Section 3, treating buyer agreement cartel at par with the seller may not be appropriate. For assessment of such cases, it is imperative to first look at the potential theories of the harm. तो इससे पहले हम इस कंक्लूजन पे आए कि जो सेलर्स का जो कार्टेल है वो गलत है और बायर्स के जो कार्टेल अग्रीमेंट है वो सही है। हमें पहले ये भी डिटरमाइन करना होगा कि जो इनके हार्म्स हैं, जो इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं इन द रिलेवेंट मार्केट, वो क्या है। आई थिंक आपको याद ही होगा, हमने काफी बार बात करी अलग केसेस में, डीएलएफ से न जाने और कितने केसेस में रिलेवेंट मार्केट एक अलग चीज है और रिलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट एक अलग चीज है। सो रिलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट आई वुड से दिस इज वन थिंग और रिलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट इज द अदर थिंग। याद होगा वो केस डीएलएफ का गुड़गांव का, जहाँ पे रिलेवेंट जो प्रोडक्ट मार्केट थी वो रियल एस्टेट था और जो रिलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट थी दैट वाज ऑब्वियसली गुड़गांव। लिखा एज पॉइंटेड आउट बाय द ओपी, they have not fixed the prices but also prescribe a price band। जो मैंने ऊपर आपको बताया कि उन्होंने कोई प्राइस फिक्स नहीं किया है। ओपी का साफ साफ कहना है कि हमने किसी भी तरीके से कोई प्राइस फिक्सेशन नहीं किया है, उल्टा हमने एक प्राइस बैंड दिया है। प्राइस बैंड जो मैंने ऊपर आपको समझाया भी कि एक रेंज दी है और वो रेंज उन्होंने दी है जो यहाँ पे 100 से 120 की बताई जा रही है। जो भी रेंज रही हो, ये मैंने अपने मन से लिखा है, कुछ यहाँ तो नहीं लिखा उसके बारे में, वो फीसेबल रेंज है। इसके नीचे ये काम उनको लगता है हो नहीं सकता और 120 से ज्यादा ये होना नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला हमने तो एक रेंज दिया और रेंज देने का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग इतने में काम कर सकते हैं
वो अपनी बिडिंग दें, और जो भी उसमें जो अलग अलग क्राइटेरिया है, जो हमने कहा कि भाई लोएस्ट बिड, बेटर क्वालिटी, उसको ये सामान दिया जाएगा. सो within which the bidders can compete. Such price band is calculated upon the incorporation of various necessary components, including profit margin. The bidder get a window of around 10% to give their quotation. The OP clarified that they suggested a price floor to ensure that bidder do not unnecessarily quote an unviable quotation which lead to delay or irregular service. The OP have also submitted that it is प्रोग्रेटिव यानी बिडर का हक है टू कोट विद द सेट प्राइस बैंड व्हिच गिव्स देम इनफ मार्जिन टू कम्पीट विद द अदर बिडर्स. सो जरूरी थोड़ा है कि 100 और 120 की बात है तो सारे 100 ही रखें या 100 सब 120 रखें. जिसको जैसे समझ में आता है, कोई 100 दे, कोई 105 दे, कोई 101 दे, कोई 115 दे, कोई 119 दे. तो जहां पे उनको सही लगता है वो डेफिनेटली अमाउंट कोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये कहना है कि कंपटीशन के एक्ट के प्रोविजन के अगेंस्ट जा रहा है, ये तो डेफिनेटली बात गलत है, क्योंकि क्लियरली हर बंदे को अपॉर्चुनिटी, खुली अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप जैसा चाहें उस बेसिस पे आप कोट कर सकते हैं. तो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल. ये तो एक प्राइस बैंड का जो मैकेनिज्म तैयार किया गया सिर्फ इसलिए कि जो अननेसेसरी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, कह देंगे ठीक है ये जो काम है हम 80 रुपए में कर सकते हैं, 50 में कर सकते हैं. तो यहाँ पे ऑयल कंपनीज कह रही है कि हमें पता है ये काम इससे नीचे नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी एक चीज है, कॉस्ट एक चीज होती है. तो अननेसेसरी लोग कुछ भी कोट करें और बाद में वो अपनी बात से पीछे हटें, जिससे कि हमारा बिजनेस जो है और जो एंड कस्टमर को डिलीवर हमें करना है सामान, वो डिले हो या ना हो पाए. इसीलिए वो खुद ही एक जेन्युइन प्राइस बता रहे हैं जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन इंक्लूडेड है. साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो ये कंपनीज हैं, ये जो ड्राइवर्स हैं, उनको एक तरीके का लॉयल्टी कार्ड ऑफर करते हैं. तो कह रहे कमीशन नोट दैट द इशुएंस ऑफ सच कार्ड्स कम विद अ कमर्शियल जस्टिफिकेशन एज वेल एज द एडवांटेज. नॉट ओनली द ओपी बट ऑल्सो द टीटी समझ के ना, टैंक ऊपर हमने बात करी थी, ये देखिए मैंने उस समय भी कहा था कि आपको याद रखना है, विच इज टैंक ट्रक्स. सो दैट इज टीटी. जो इनके ड्राइवर्स हैं, जो भी ट्रक्स हैं जिसमें टैंक्स होते हैं, टैंक्स मतलब जिसमें आप कुछ चीजें स्टोर कर सकते हैं, उनको लेके कहा जा रहा है कि फर्दर सच फ्लीट लॉयल्टी कार्ड्स कम विद इन द वेरियस बेनिफिट्स, सिक्योर्ड पार्किंग, कुकिंग फैसिलिटी, रेस्ट रूम अकोमोडेशन, ड्राइंग फैसिलिटी, हेल्थ चेकअप इंक्लूडिंग आई चेकअप, क्योंकि जब आप ड्राइव कर रहे हैं बीइंग अ ट्रक ड्राइवर तो बाकी सब चीजें बॉडी में तो सही होनी चाहिए. आईज की स्पेशल रिलेवेंस है, क्योंकि दिखेगा नहीं तो फिर टक्कर हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है. एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. तो ये सारे के सारे जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं, उनका कहना है कि ये किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे ये तो एक पार्ट एंड पार्सल है जो यहाँ पे ट्रक ड्राइवर्स को दिया जा रहा है. सच कार्ड डील विद द प्रॉब्लम ऑफ सब्सटैंशियल लैप्स ऑफ टाइम बिटवीन द फ्यूल कॉस्ट incurred by the transporter and reimbursement. Thus, the fact of material on record does not suggest any anti-competitive element involved in the issues of the cards by the OP. तो आई थिंक यही बात इसको समझाई गई है. अब आपको क्लैरिटी भी काफी आ गई होगी, जितनी पहले थी. आई होप उससे ज्यादा क्लैरिटी इन चीजों को लेके अब आ गई होगी. जहां तक बात करी जाती है इन सब चीजों को लेके, लिखा गया फाइनली कंक्लूजन बिट also say that TT registered in the state where the tender is floated will be given preference provided bids are lower and price band of that state. Such condition does not appear to be arbitrary as long as registration in one state does not restrict from participation in the other tender process. तो जो मैंने ऊपर पहले भी कहा था कि ये भी नहीं है कि ये कहा जाए कि सिर्फ एक ही स्टेट के लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा रहा है, बाकी स्टेट वहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. कहने की ऐसा नहीं है. ये ठीक है कि प्रेफरेंस हम उसको देंगे बिकॉज उस इंसान को वहाँ के एरियाज, वहाँ की इंफॉर्मेशन के बारे में ज्यादा पता होगा एज कम्पेयर टू अदर्स. सभी को एक तरीके का एक मौका दिया जाएगा, बट इन द एंड ऑफ द डे जो सबसे कम बेड करेगा डेफिनेटली उसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा. और इतनी बात सुनने के बाद कमीशन का ये कहना है कि किसी भी तरीके से हमें ये बात किसी भी सेक्शन को, किसी भी मतलब सेक्शन 3 और 4 एटलीस्ट अगर बात करी जाए तो लगता नहीं है कि उसके बेसिस पे यहाँ पे किसी भी प्रोविजन को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, यानी किसी भी तरीके से एंटी कॉम्पिटिटिव या अब्यूज और डोमिनेंस होने का यहाँ पे सवाल उठता ही नहीं है. ओके देन, सो वी हैव अनदर केस इन फ्रंट ऑफ अस. क्या आपको कभी ये लगता है कि सर थकते नहीं है? मतलब कभी जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ आपको लगता है, कुछ बच्चे मुझसे कहते भी हैं कि सर आप थकते नहीं है, कि आप बोलते ही रहते हैं नॉन स्टॉप. आई थिंक मैं बोलूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो रीजन है इस बात का वो स्टूडेंट्स ही हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स जब मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई मुझे टेक्स्ट करता है, अभी भी किसी का फोन आया था, तो जब आप कोई मुझे टेक्स्ट करता है और कहता है कि सर आपका सेशन बहुत अच्छे थे, हमें बहुत अच्छा लगा, और अलग अलग तरीकों से अप्रिसिएशन देता है, सो आई थिंक दैट्स ऑल व्हाट आई वांट. आई थिंक दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी. बिकॉज हर फैकल्टी, हर टीचर यही चाहती है. पैसे कमाना तो चलिए एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमेशा से मेरे लिए तो एटलीस्ट रहा है, बिकॉज आई वर्क, आई टीच ऑफलाइन क्लासेस, ऑब्वियसली अभी ऑनलाइन भी है. पर इन द एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट इज कि स्टूडेंट मेरी बात से सेटिस्फाइड हो, उसको लगे कि जितना समय उसने मेरे साथ स्पेंड किया दैट इज रियली वर्थ.
सो यही मेरा खाना है, यही मेरा पानी है। तो आप मुझे अगर अप्रिसिएशन करेंगे, ऑब्वियसली अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सो देयर इज नो हार्म इन अप्रिशिएटिंग एनीबडी। So I think that's how I am. I always rely on appreciation. But anyway, let's now move ahead. In cartilization, कुछ देर पहले, अभी आपको लग नहीं रहा होगा, बट कुछ देर पहले I was having a fever, कितना 102 शायद 102 या 103 था, I'm not sure. बट अब जब मैं बात कर रहा था मैं सब भूल गया हूँ, बिकॉज आई लाइक इट सो मच। जब मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ, इट्स रियली वन ऑफ द बेस्ट टाइम थ्रू आउट द डे जो मैं आपके साथ बताता हूँ। भले मैं कितना मर्जी थका हूँ, आपको मेरी आवाज से लगेगा नहीं, स्टार्टिंग में कुछ होता है बहुत बार, बट अब जब मैं बात कर रहा हूँ मैं भूल गया हूँ कि मेरे मुझे बुखार हो रहा था या मेरे पैर में दर्द था या कुछ और था, कुछ है ही नहीं दिमाग में। अब तो बस ये है कि अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझाना है, उसको समझ आ जाए और अच्छे मार्क्स से वो एग्जाम में पास हो जाए, बस यही चाहिए मुझे। ठीक है, so let's now move ahead. In cartelization by broadcasting service provider versus SL Sham Communication and others, Competition Commission of India का ये केस है, has been decided by the few honorable members D.K. Sikri, Sudhir Mittal, Agustin Peter, U.C. Nehta, G.P. Mittal, has been decided in the year 2018 in the month of July. So obviously that's good. नया section आ गया, अच्छा लगा देख के। Section 46 read with the Competition Commission of India. Lesser penalty regulation 2009, cartel and bid rigging, lesser penalty allowed. So देख लेते हैं, यहाँ पे penalty को challenge किया गया है और ये कुछ वैसा ही provisions है। आप कहेंगे बार बार ये एक ही बात करते हैं, बट मैं क्या करूँ, जो relevant है वो मुझे करना ही पड़ेगी। फिर भी याद दिला दूँ, वही सेल वाली बात जहाँ पे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने गए थे कि भाई पेनल्टी जो लगी है, क्योंकि वहां पे जितने एवर रेड्डी और बाकी प्लेयर्स थे वो ये तो मान ही रहे थे कि उनसे कार्टलाइजेशन उन्होंने किया है, सारे एविडेंसेस भी उनके अगेंस्ट थे, बट उनका ये कहना था कि पेनल्टी थोड़ी कम लगाओ। और आई थिंक यहाँ पे भी वही बात करी जा रही है। और इन शॉर्ट जो ऊपर की दो लाइनें उसमें ये लिखा भी गया है कि जो भी पेनल्टी थी वो लेसर कर दी गई है, कुछ कम उसका क्वांटम कर दिया गया है। आइए देख लेते हैं कि यहाँ पे डिटेल में क्या लिखा है। तो जितना मैंने कहा उसके बाद यहाँ पे क्लियरली जो बात फर्दर लिखी गई है, सेक्शन 46 के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर उसी के बारे में बात स्टार्ट करूँ और फिर मैं फर्दर कंटिन्यू करूँ तो आई थिंक वो ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। अगर आप सेक्शन 46 देखें सो यू रियलाइज द फैक्ट कि वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 46 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, यहाँ पे अगर कमीशन को लगता है कि जो भी पार्टीज हैं जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, अग्री कर लिया है कि कार्टलाइजेशन या सेक्शन 3 की प्रोविजंस को उन्होंने वॉयलेट किया है, दैट टॉक्स अबाउट द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, तो इन दैट केस जो कमीशन है वो अपनी पावर्स का यूज करके जो पेनल्टीज लगाई गई हैं उसको कुछ एक्सटेंड तक रिड्यूस करने की कैपेसिटी यहाँ पे रखता है। बट जैसे कि मैंने कहा, इसका जो बेसिक फॉर्मेट है या जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि पार्टीज ने पूरा डिस्क्लोजर दिया हो और अपनी गलती खुद मान ली हो, तो कमीशन सोच सकता है वो कितनी रिड्यूस करेगा या नहीं करेगा, ये अगेन उसके हाथ में है। बट डेफिनेटली पावर्स दी गई हैं कि अगर ऐसा होता है, जो पार्टीज है वो खुद एक्सेप्ट करती हैं कि उनसे गलती हुई है और सारे ट्रू एंड फेयर डिस्क्लोजर्स वो करती हैं जो उन्हें करने चाहिए, सो उनकी बात सुनने के बाद कमीशन जो है वो पेनल्टी का जो क्वांटम है वो रिड्यूस कुछ केसेस में कर भी सकता है। फर्दर अगर हम इस केस को थोड़ा और अगर ब्रीफ तरीके से समझें, इससे पहले हम इसकी डिटेल में जाएं, सो विल रियलाइज द फैक्ट दो कंपनीज आप देखेंगे यहाँ पे, एक एसएल शाम कम्युनिकेशन है, उसके साथ अदर्स का यूज भी किया गया है। सो अदर्स डेफिनेटली और कंपनीज यहाँ पे रही होंगी जिनको अदर्स की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है। सो टेक्निकली यहाँ पे 5 अपोजिट पार्टीज बनाई गई हैं, अभी हम उनके नाम भी देख लेंगे, मेंशन है भी नीचे। सो ओपी 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो ओपी 1 है उसका नाम यहाँ पे एसएल शाम कम्युनिकेशन है। ओपी 2 जो है उसका नाम यहाँ पे ग्लोबकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, ओपी 2 लिखा भी हुआ है। ओपी 3 जो है उसका नाम यहाँ पे ग्लोबकास्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड है, ओपी 3। ओपी 4 एंड 5 जो है वो एम्प्लॉयज हैं जिसके नाम नीचे मेंशन किए भी जा रहे हैं। सो यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगा था वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, इसमें किसी तरीके से दो राय नहीं है कि ये जो सामने आपके सेक्शन लिखा गया है, आप ये देखिए किसी भी तरीके से यहाँ पे कुछ प्रूव होना बाकी नहीं है। मैंने अभी बताया भी कि कार्टलाइजेशन को लेके या ऑफेंस को लेके पार्टीज तो एडमिट कर रही हैं कि उनसे ऑफेंस हुआ है। यहाँ पे हम ये भी समझेंगे जब डिटेल में जाएंगे कि कंपनीज ने एक्चुअली अपने नाम पे ऑफेंस नहीं करा है, कंपनी के जो एम्प्लॉयज एज इन जो अपोजिट पार्टी 4 हम देखेंगे वो अपोजिट पार्टी 2 जो है जिसका नाम यहाँ पे ग्लोबकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है उसका एम्प्लॉय है। सो एक तरीके से एम्प्लॉयज के बीच में आपस में कुछ सेटलमेंट हो रहा है बिटवीन द टू कंपनीज एसएल शाम एंड ग्लोबकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो इनके एम्प्लॉयज के बीच में आपस में कुछ बात हो रही है, बट इन द एंड ऑफ द डे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि अब जो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे क्या हुआ,
कमीशन कह रहे हैं इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टीज तो ये खुद ही मान रही है कि कार्टलाइजेशन हुआ है। जो हमारे सामने क्वेश्चन है जिसका हमें आंसर ढूंढना है इस पर्टिकुलर केस के अंदर, वो ये कि क्या क्वांटम जो है, जो पेनल्टी इन पे लगाई गई है, क्या वो डेफिनेटली कम करी भी जा सकती है, नहीं, और करी जा सकती है तो कितने एक्सटेंट तक करी जा सकती है। इस सवाल का हमें जवाब ढूंढना है इस पर्टिकुलर केस में। समझाते हुए अलग अलग तौर पे यहाँ पे बताया जा रहा है, एकदम स्क्रैच से केस स्टार्ट किया जा रहा है, रादर देन इस बात का वो आंसर करते हैं कि पेनल्टी कितनी कम हुई है और क्या रीजन है। ये सबसे एंड में डिस्कस किया है, जो शायद 3 से 4 लाइनें एकदम आखिरी केस में, इस केस में एकदम आखिरी 3 से 4 लाइनें जहाँ पे पेनल्टी का क्वांटम रिड्यूस तो किया गया है। बट ये केस की स्टार्टिंग एक्चुअली फ्लैशबैक में जाके होती है कि कैसे ब्रॉडकास्टर राइट जो है वो आपस में बेचे गए, कैसे ये आपस में कार्टलाइजेशन या बिड रीजिंग के प्रोसेस में एंगेज्ड हुए। बताया जा रहा है अलग अलग कंपनीज की तरफ से एसएल शाम कम्युनिकेशन अपना पर्सपेक्टिव रख रही है, क्योंकि सारी ही पार्टीज चाहेंगी डेफिनेटली, जितनी अपोजिट पार्टी है, कि जो भी पेनल्टी उन पे लगाई गई है वो कम से कम हो। तो अपने आप को वो दूसरों से अलग बताने के लिए, या अपने आप को दूसरों से दूसरे मतलब जो अपोजिट पार्टी है उनसे बेटर पोजीशन में दिखाने के लिए अलग अलग तरीके से अपना अपना जो पर्सपेक्टिव है वो यहाँ पे रखा जा रहा है। जैसे कि एसएल शाम कम्युनिकेशन और अगर ग्लोबकास्ट इंडिया की बात करी जाए तो यहाँ पे आपस में जब ये एक दूसरे पे बात कर रहे हैं कि भाई कार्टलाइजेशन हुआ है बट अलग अलग फैक्टर्स को लेके, तो उनका एक कंपनी का यहाँ पे ये कहना है एसएल, और अगर बात करी जाए ग्लोबकास्ट की शॉर्ट में अगर यूज करूँ एसएल एंड ग्लोबकास्ट, तो उनका ये कहना है कि जो ग्लोबकास्ट है एक तरीके से और जो एसएल कंपनी है, जब इनको अलग अलग तरीके के ऑफर्स दिए गए इस पूरे स्पोर्टिंग इवेंट के तरीके से, जो हम नीचे बात भी करेंगे, जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के एरिया के अंदर फॉल करता है, तो ब्रॉडकास्ट राइट्स आई थिंक पता होगा आपको, बट फिर भी क्योंकि वर्ड मैंने यूज कर दिया है और लिखा भी है तो मैं बता भी दूं। अभी भी आप देखते हैं टीवी पे आईपीएल आ रहा है, या टीवी पे कोई क्रिकेट मैच आ रहा है, रेसलिंग मैच आ रहा है, या कोई भी और चीज हो रही है, तो ऐसे कोई भी उसको ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकता किसी चैनल पे। द चैनल हैज टू परचेज अ ब्रॉडकास्टिंग राइट। अगर क्रिकेट की बात करूं और अगर इंटरनेशनल इवेंट का कोई मैच हो रहा है तो बीसीसीआई से आपको इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर ये हॉकी है तो अलग ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन होगा जिससे आपको ये राइट्स खरीदने पड़ेंगे, तो उसको खरीदने के बाद ही, बीसीसीआई को पैसे देने के बाद ही आप इसको अपने चैनल्स पे, चाहे स्टार स्पोर्ट्स है, ईएसपीएन है, व्हाटएवर जो जो चैनल्स हैं उस पर आप रेलेवेंट ये ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। ये सारा का सारा कॉपीराइट का मैटर हो जाता है ब्रॉडकास्टिंग से जब भी हम रिलेशन में बात करते हैं। बट एनीवे, तो यहाँ पे ये कहना है कंपनी का एसएल शाम और ग्लोबल कास्ट इंडिया में से एक कंपनी का ये कहना, नीचे समझेंगे डिटेल। उनका ये कहना है कि हमने तो सिर्फ 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं 12 में से, तो हमें सिर्फ कम पेनल्टी लगनी चाहिए, क्योंकि हमें तो सिर्फ 3 से 12 में से 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट ही हमें मिले थे। जबकि ग्लोबकास्ट जो दूसरी कंपनी है कहना है कि भाई डेफिनेटली उनको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिले थे। तो फिर यहाँ पे ये भी समझाया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो मिले थे और जो नहीं मिले थे इससे कोई अब डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्टलाइजेशन तो प्रूव हो चुका है। तो ये कहना है कि मुझे कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिले थे कार्टलाइजेशन करने के बाद भी, तो मुझे कम पेनल्टी लगनी चाहिए, और सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा मिले थे तो उसको ज्यादा पेनल्टी लगनी चाहिए। और इतना कहने के बाद भी ये कहना कि कम कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं बट प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो डेफिनेटली ज्यादा रहा है कम कॉन्ट्रैक्ट्स में, और जिसको ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उसकी प्रॉफिटेबिलिटी के मार्जिन कम रहे हैं ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट में। कमीशन कह रही है ये सारी बातें अब बेसलेस हैं, क्योंकि हमें ये तो प्रूव करना ही नहीं है कि कार्टलाइजेशन हुआ है कि नहीं, ये तो ऑलरेडी पार्टीज खुद ही मान रही हैं और एविडेंस है हमारे सामने कि कार्टलाइजेशन हुआ है। जो प्रूव करना है वो ये है कि पेनल्टी का क्वांटम क्या रिड्यूस किया भी जा सकता है सेक्शन 46 के हिसाब से, और अगर हाँ तो कितना, यही बात जो है वो प्रूव करने के लिए बची है। तो आइए अब हम केस की डिटेल में जाते हैं और बात यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो प्रेजेंट केस लिखा है इमरेट फ्रॉम लेसर पेनल्टी एप्लीकेशन फाइल्ड बाय ग्लोबकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको OP2 का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है, और ग्लोबकास्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसको OP3 का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा OP1 इज एसएल शाम कम्युनिकेशन, OP2 जो है वो ग्लोबकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, OP3 जो है वो ग्लोबकास्ट एशिया प्राइवेट लिमिटेड, और OP2 और OP3 को यहाँ पे बताया जा रहा है कलेक्टिवली ग्लोबकास्ट कहा जा रहा है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग बिड रीजिंग अग्रीमेंट विद एसएल शाम, जिसको OP1 जो मैंने बताया वो कहा जा रहा है। लिखा गया as per the information received there was an exchange of commercial and confidential price sensitive information between SL Sham and Globecast। अब Globecast जो है is the combination of OP2 and 3। OP2 जो है वो इंडिया है Globecast, और OP3 जो है वो आई थिंक एशिया, Globecast एशिया है। तो उसको हम rather than OP2 और 3 कहें, अब अगर Globecast यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये दोनों OP के बारे में बात कर रहा है, which is OP2 and 3, Globecast India and Globecast Asia, जबकि ESCL is OP number 1। So price sensitive information between OP1 and 2 and 3
थ्रू भारत के प्रेम, जिसको OP4 बोला जा रहा है, भारत जो कि एम्प्लॉय है OP2 का। OP2 कौन सी कंपनी है? जो कि ग्लोबकास्ट इंडिया है, क्योंकि OP3 है ना जो एशिया है, अगर आप ऊपर देखें, बड़ा भले सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे बट जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आई थिंक विल गेट टू नो। तो एशिया वाली जो कंपनी है उसको OP3 कहा गया है, जो इंडिया वाली कंपनी है उसको OP2 कहा गया है। तो जो OP4 है, जिसका नाम यहाँ पे मिस्टर भारत कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो मिस्टर भारत हैं, ही इज एम्प्लॉय ऑफ OP2 विच इज ग्लोबकास्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसलिए लिखा भी है एन एम्प्लॉय ऑफ OP2 which resulted in bid rigging of the tenders for procurement of broadcast service of various sporting events। स्पोर्टिंग मतलब वही हो गया जो भी टीवी पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें दिखाई जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग 2011 एंड 2012। इट इज रिलीज दैट OP4 हैज चैंडलिस ने मतलब चालाकी से जानबूझ के एंटर इनटू कंसल्टेंसी एग्रीमेंट विद ESCL। तो OP जो 4 है, अभी हमने बात करी, उसका नाम भारत है और वो किसका एम्प्लॉय है? OP2 का। बट उस पर क्या इल्जाम है कि OP4 ने OP2 का एम्प्लॉय होते हुए किसके साथ कंसल्टेंसी एग्रीमेंट में एंटर कर लिया? OP1 के साथ, जिसका नाम यहाँ पे ESCL है। For a fixed remuneration and a share in profit from the contract obtained through bid rigging। एक और यहाँ पे जोड़ रहा है जिनका नाम OP5 है, जिसका नाम जेसन है। An employee of OP3 was also alleged to be involved with ESCL and Bharat in this case। तो दोबारा से एक बार अगर मैं समझा दूं कि पोजीशन किसकी यहाँ पे क्या है, तो 5 अपोजिट पार्टी है। एक अपोजिट पार्टी है जिसका नाम यहाँ पे SL शाम है, जो मेन अपोजिट पार्टी भी है यहाँ पे। बाकी जो 4 अपोजिट पार्टी बचती हैं उनमें से OP2 एंड 3 अगेन कंपनीज हैं। OP2 का नाम यहाँ पे ग्लोबकास्ट इंडिया है, OP3 का नाम यहाँ पे ग्लोबकास्ट एशिया है। OP4 जो है उसका नाम भारत है, और भारत एक एम्प्लॉय है, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय है। और जो भारत है वो किस कंपनी का एम्प्लॉय है? OP2 का। OP2 कौन है? ग्लोबकास्ट इंडिया। इसी तरीके से जो OP3 है उसका एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है जेसन, और डेफिनेटली उस जेसन को बंदे को नाम दिया जा रहा है OP5। तो यहाँ पे एक तरीके से एक कंसल्टेंसी एग्रीमेंट एंटर कराया जा रहा है टू प्रमोट बिड रिजिंग या कार्टलाइजेशन बिटवीन द एम्प्लॉय ऑफ OP2 एंड 3। OP2 के एम्प्लॉय का नाम भारत है, OP3 के एम्प्लॉय का नाम जेसन है। और ये जो भारत और जेसन है ये कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के नाम पे जिस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका नाम OP1 है, which in other words can be called as SL शाम, जो ऊपर लिखा है कम्युनिकेशन लिमिटेड। अब यहाँ पे पेनल्टी की बात तो मान ली गई, कम कर दी गई है, जो मैंने बताया लास्ट की कुछ लाइंस में लिखा है। बट हैविंग मेड एन इवेंट वाइज एनालिसिस मतलब शुरू से अगर थोड़ी बात करी जाए, यहाँ पे लिखा है द कमीशन फाइंड दैट ईच ऑफ द इवेंट एग्जामिन्ड अबव Globecast and ESCL were ostensibly competing with each other for provision of broadcast service। तो ये तो साफ साफ होता है कि दोनों आपस में competitors थे। However, there was an exchange of commercial sensitive information related to bidding between the two, which enabled them to coordinate the bids। तो bidding से related आपस में इल्जाम लगाया गया था पहले कि इन्होंने आपस में bids exchange करी। bids exchange करी मतलब क्या कि देखिए अगर जो ग्लोबकास्ट है और जो SL है आपस में इन्होंने तय कर लिया कि ठीक है रात दिन आपस में हम compete करें, काम करते हैं, हम दोनों 100 रुपए की बिड ही लगाएंगे। और क्योंकि जो बिड्स जो ब्रॉडकास्ट के राइट्स देने वाला है उसके पास तो कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, या तो वो तुम्हें देगा या फिर मुझे देगा सारे के सारे राइट्स, क्योंकि हमारे प्राइसेस में तो कोई फर्क है ही नहीं। अगर हमने इससे पहले बात करी है मियर ये कोइंसिडेंस है तो एक अलग बात है, बट अदरवाइज अगर ऐसा जानबूझ के किया जाता तो इसका इफेक्ट क्या होगा? कंपटीशन पे एडवर्स होगा, जो कि कंपटीशन एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ माना जाएगा, अगेंस्ट माना जाएगा। तो लिखा एज अ रिजल्ट दे डिड नॉट इफेक्टिवली compete in the bidding process, so they did not and gave a pretense of the competition to broadcasters। Such conduct adversely affected and manipulated the competitive process, reducing the competition for bids। क्योंकि जितना bids बेसिकली क्या है कि मुझे सामान बेचना है तो मैं कहूंगा मैं इसकी बिडिंग कराना चाहता हूँ ऑप्शन के थ्रू, और जितना ज्यादा वहां पे लोग होंगे और जितना ज्यादा वो बिड करेंगे उतना सेलर का फायदा है। तो BCCI एज एन एग्जाम्पल के तौर पे लिखा तो नहीं है पर समझाने के लिए, BCCI क्रिकेट मैच करा रहा है और वो उसके राइट्स जो है वो एक तरीके से देना चाहता है अलग अलग चैनल्स को। अब जितने भी चैनल्स वाले वहां पे आए हैं, सोनी है, जी है, स्टार है, या जो भी और चैनल्स हैं, तो उनसे कहा जा रहा है बिडिंग करिए और जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको ये ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स मिल जाएंगे। अब हो क्या रहा है कि जो भी वहां पे बिडर्स आए हैं सामने तो वो बिड करने की कोशिश कर रहे हैं दिखाने के लिए कि हम अलग अलग हैं और हम कंपटीशन को प्रमोट कर रहे हैं, बट इंटरनली उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम ऑलमोस्ट एक जैसी बिड करेंगे, बहुत फर्क नहीं करेंगे। मतलब अगर कोई 99 बोलता है तो कोई एकदम से 105 नहीं बोलेगा, वो 99.5 बोलेगा, 99.6 बोलेगा, और उसके आगे हम बोलेंगे ही नहीं, कोई बोलेगा ही नहीं। 99.6 पे जो बेच रहा है उसको बेचना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपटीशन के प्रोविजंस को वॉयलेट करने के यहाँ पे इल्जाम जो लगे थे इन दोनों कंपनीज पे, जिसका नाम यहाँ पे
दिया गया है विच इज एसएल एंड ग्लोबल कास्ट एशिया एंड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वो डेफिनेटली प्रूव होते हैं। पर फर्दर समझाते हुए कहा भी गया, क्योंकि एम्प्लॉयज का नाम भी ऊपर मेंशन था, अगर आपने देखा हो तो कंपनीज अपने आप तो कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज कंपनी एज यू ऑल नो इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैव नो सेपरेट लीगल हैव अ सेपरेट आइडेंटिटी, बट अपने आप कंपनी कुछ कर नहीं सकती, उसे नेचुरल पर्सन जो होते हैं उनका डेफिनेटली इंटरवेंशन चाहिए टू प्रमोट द डे टू डे मैनेजमेंट। तो उसी को समझाते हुए कहा गया, इट इज ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल इवेंट्स एंड एक्सचेंज ऑफ कमर्शियल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन relating to bidding took place through Bharat of Global Cast and Mr. Lalit Jain, Atul Gupta and M.N. Vyas of ESCL। तो Global Cast की तरफ से तो भारत जो थे वो OP4 हैं भी, तो उनकी तरफ से आए थे Global Cast की तरफ से भारत, और जो SL शाम कम्युनिकेशन है उसकी तरफ से 3 लोग आए थे, और इन्होंने रादर देन आपस में कम्पीट करते इन्होंने खुद ही सोचा कि इंटरनली हम क्या करते हैं, प्राइस तय करते हैं और उसी पे बेट करेंगे, उससे ज्यादा हम भी नहीं जाएंगे, और दूसरी कंपनी को बोल दिया कि आप भी उससे ज्यादा मत जाना, तो मजबूरन ब्रॉडकास्टर को उसी प्राइस पे राइट्स बेचने होंगे। इन केस ऑफ ऑल इवेंट्स एक्सेप्ट 2012 where the Globecast has entered into a teaming arrangement with ESCL on profit sharing basis, Globecast has averted that Bharat has not authorized to share the bidding information with any person, and that he did so in his personal capacity in the breach of the employment contract. Further, during the period when bid rigging took place, Bharat had entered into consulting agreement with ESCL. On this aspect, the commission find that although Bharat played a key role in exchange of the information of Globecast, the fact remained that he was an employee of Globecast and was authorized to do so on behalf of the participating bidding process. Globecast has also admitted this fact. If there was any breach of the contractual obligation by Bharat, Globecast always have the option to initiate separate proceeding against him. In fact, it is noted from the records that Globecast has initiated such proceeding in India against Bharat, against Jason in Singapore. During the hearing, Globecast submitted that such proceedings were no longer being pursued, being that as maybe the commission find that Bharat was an employee of Globecast at the time contravention of the provision of act was made. तो देखिए जो मैंने लाइंस अभी पढ़ दी मैं इनका मतलब समझाऊंगा, ऑल्दो बता चुका हूं मैं आपको। यहाँ पे ये बात करी जा रही है जो क्लियर भी है कि OP4 भारत को बनाया गया, और जो भारत है वो एम्प्लॉय है OP नंबर 2 का, जिसका नाम ऊपर ग्लोबकास्ट इंडिया भी मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भारत है उसको एक तरीके से ग्लोबकास्ट ने ऑथराइज किया था वो बिड फाइल करे, बट भारत जो है उसने अपनी पावर्स का गलत यूज किया, रादर देन वो ग्लोबकास्ट की तौर पे सही बिडिंग फाइल करता, उसने क्या किया, बिडिंग फाइल करते करते वो ESEL के एम्प्लॉय से जाके मिल गया और उसने एक तरीके की बिड रेजिंग प्रोसेस यहाँ पे शुरू कर दिया, जहां पे जो आपस में कॉम्पिटिटर हैं वो तय कर लेते हैं कि कितने की बिड करने वाले हैं, उससे ज्यादा वो बिड नहीं करते। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक तरीके से भले भारत ने जो भी किया है वो गलत है और उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भले क्यों ना किया हो, बट हम ग्लोबकास्ट से कमीशन कह रहे हैं कि हम ग्लोबकास्ट की जो लायबिलिटी है उसको हम यहाँ से हटा नहीं सकते, बिकॉज ऑफ द रीजन भारत इन द एंड ऑफ द डे ग्लोबकास्ट का ही एम्प्लॉय है, और जैसे जैसे ग्लोबकास्ट ने भारत को ऑथराइज किया उसने तो वो किया। ये ठीक है कि जो भारत है उसने ग्लोबकास्ट ने जो पावर भारत को दी थी, ग्लोबकास्ट जो कंपनी उसने भारत को क्या ऑथराइज किया था कि वो बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे, तो भारत ने इतना तो किया ही किया, बट ओवर एंड अबव भारत जो था वो एसएल शाम कम्युनिकेशन से जाके मिल गया और एक तरीके का जो ग्लोबकास्ट की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो भारत ने एसएल कम्युनिकेशन को देनी स्टार्ट कर दी, जो कि अगेन गलत है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि ग्लोबकास्ट जो कंपनी थी उसको ऐसा नहीं पता था, बट कमीशन कह रहा है इससे में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जो भारत है वो ग्लोबकास्ट का एम्प्लॉय, और ग्लोबकास्ट ने भारत को ऑथराइज किया था कि उसके बिहाफ पे बिडिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करे। और साथ साथ ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर ग्लोबकास्ट को लगता है कि भारत ने किसी भी तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको ब्रीच किया है, तो डेफिनेटली ग्लोबकास्ट जो है वो भारत के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है और नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। फर्दर ये भी कहा गया कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की नोटिस में भी लाया जाता है कि ग्लोबकास्ट ने भारत के अगेंस्ट नेसेसरी केस फाइल कर दिए हैं और वो इससे डेफिनेटली भारत को जो है वो पनिश करना चाहता है, गिल्टी करना चाहता है। बट कुछ ही समय के बाद एक लाइन लिख भी दी गई कि वो जो केस फाइल किए थे वो एज इट इज वैसे के वैसे